Hi everyone, I hope you all are doing well. Myself सी विकल गुप्ता, वेलकम बैक टू आवर रैपिड रिवीजन सीरीज। आज हम कवर करेंगे एसए 500 सीरीज, जिसको हम ट्राई करेंगे 1 आवर के अंदर पूरा कंप्लीट करने का। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? ये मेरे वेबसाइट के फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बुक परचेज करनी है तो वेबसाइट से आप कर सकते हो। सेकंड, अगर आपको एसेज और प्रोफेशनल एथिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर इसके साथ साथ आपको लर्न भी करना है तो आप हमारे एसे विद एथिक्स बैच देख सकते हो, वो भी वेबसाइट पे लाइव है। नाउ स्टार्ट विद एसए 500 सीरीज, एसए 500 ऑडिट एविडेंस। जब भी मैं ऑडिट एविडेंस की बात करता हूं तो हम एक वर्ड बार बार यूज करते हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट मतलब तो हमें पता है क्वांटिटी, जब हम बात करते हैं एप्रोप्रिएटनेस की, वहां पे आता है आपका रिलीवेंस एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के रिगार्डिंग देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। कब हम कौन से ऑडिट एविडेंस को रिलायबल मान के चलेंगे, वो सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अगर ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्टेन करता है ज्यादा रिलायबल होगा। अगर ऑडिटर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ऑब्टेन कर रहा है इंस्टेड ऑफ कहीं ना कहीं डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, तो वहां पे ज्यादा रिलायबल होगा। अगर ऑडिटर वहां पे ओरल फॉर्म में ना लेके वहां पे डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ऑब्टेन करता है तो कहीं ना कहीं वो आपका ज्यादा रिलायबल होगा। बेसिक आपके फैक्टर्स गिवन है। फिर यहां पे हमने मेन जो बात देखी थी वो थी मैनेजमेंट एक्सपर्ट के रिगार्डिंग, कि अगर आप कोई भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क यूज करते हो एज ए ऑडिट एविडेंस तो उसके रिगार्डिंग पहले आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूं जब भी आप किसी और के वर्क को यूज करोगे उससे पहले आपकी उसकी रिगार्डिंग कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज को इवेल्युएट करना पड़ेगा। उसका वर्क आपके लिए एडिक्वेट है नहीं, ये सारी चीजें आपको इवेल्युएट करनी पड़ेगी। सेम जब भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क आप यूज करना चाहते हो एज ए ऑडिट एविडेंस तो आपको कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आपको इवेल्युएट करनी पड़ती है। सर कैसे इवेल्युएट करें? यहाँ पे आप उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको पता हो सकता है, या फिर आप डिस्कस कर सकते हैं उसी एक्सपर्ट से, या फिर किसी और एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकते हैं जो उसके वर्क से फेमिलियर है, या फिर उसकी क्वालिफिकेशन या नॉलेज से आपको पता लगा सकते हो कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज ऑब्जेक्टिविटीज के रिगार्डिंग। सेकंड, आप उसके वर्क के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना, फिर आप चेक करना उसका वर्क आपके लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं है टू यूज एज ए ऑडिट एविडेंस। तो आप इवैल्यूएट करते हो एप्रोप्रिएटनेस। जब भी मैं एप्रोप्रिएटनेस की बात करता हूं, सर कैसे इवैल्यूएट करेंगे? अरे जैसे ऑडिटर के एक्सपर्ट के वर्क के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएटनेस इवैल्यूएट करते हैं तो सेम टू सेम यहां पे वही काम करेंगे कि अगर कोई फाइंडिंग और कंक्लूजन है तो उसकी रीजनेबलनेस रिलीवेंस को आप चेक करोगे। अगर कोई अजम्पशंस मेथड यूज कर रहा है तो उसकी रीजनेबलनेस और उसकी रिलीवेंस को आप चेक करोगे और रिलायबिलिटी को चेक करोगे। अगर सोर्स ऑफ डेटा यूज किया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग रिलीवेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी ऑफ सोर्स ऑफ डेटा आप वो इवेल्युएट करोगे, जिससे आपको एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क के रिगार्डिंग आपको पता लग जाएगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क आपको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब बात आती है सर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी के रिगार्डिंग। तो एक काम करना, आप मैनेजमेंट से भी और मैनेजमेंट एक्सपर्ट से भी दोनों से डिस्कस करके चलना कि दोनों के बीच में कोई आपका रिलेशनशिप है क्या, और अगर कोई थ्रेट क्रिएट हो रहा है तो आपने कौन से सेफगार्ड्स लगाए, वो सारी चीज आप डिस्कस करके चलोगे मैनेजमेंट और मैनेजमेंट एक्सपर्ट से। ये तो बिल्कुल बेसिक ही आप रीड कर लेना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सर मैं जब इवैल्यूएट कर रहा था जो भी ऑडिट एविडेंस मैंने ऑब्टेन किया, मुझे पता लगा ये ऑडिट एविडेंस रिलायबल नहीं है, मुझे डाउट है। अभी आपको सिर्फ डाउट है कि यार ये जो ऑडिट एविडेंस मैंने ऑब्टेन किया है वो रिलायबल नहीं है। सिर्फ डाउट होने पे आप मॉडिफाई विड्रॉल नहीं करते, उस केस के अंदर आप डाउट को कंक्लूड में कन्वर्ट करते हो। कैसे कंक्लूड में कन्वर्ट करेंगे सर? प्रोसीजर परफॉर्म करके। ऑडिटर शैल डिटरमाइन व्हाट मॉडिफिकेशन और एडिशन टू द ऑडिट प्रोसीजर आर नेसेसरी टू रिजॉल्व द मैटर एंड शैल कंसीडर द इफेक्ट ऑन द मैटर ऑन द अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, इसका मैंने आपको एक निमोनिक्स बताया था, AEIOR। जैसे आपके वोवल्स होते हैं वैसे ही आपका AEIOR। ए से एनालिटिकल प्रोसीजर, ई से आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन, आई से इंस्पेक्शन इंक्वायरी, ओ से आपका ऑब्जर्वेशन, आर से रिकैलकुलेशन री परफॉर्मेंस। इंपॉर्टेंट हमारा आता है ऐसे 501, जहां पे हम बात करते हैं स्पेशल कंसीडरेशन फॉर द सिलेक्टेड आइटम्स। सिलेक्टेड आइटम में आपके 3 आइटम आते हैं, एक आपका आता है इन्वेंट्री, एक आपका आता है लिटिगेशन एंड क्लेम, एक आपका आता है सेगमेंट इंफॉर्मेशन। जब मैं स्पेसिफिक कंसीडरेशन की बात करता हूं तो इन्वेंट्री के अंदर आप क्या चेक करते हो? एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ इन्वेंट्री, सॉरी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। जब मैं लिटिगेशन एंड क्लेम की बात कर रहा हूं वहां पे आप कंप्लीटनेस चेक करते हो, सेगमेंट इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर आप चेक करते हो। ये आपकी होती है स्पेसिफिक कंसीडरेशन। अब मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले सर इन्वेंट्री। ध्यान रखना यहां पे ऐसे 501 में मटेरियल चीजों के रिगार्डिंग आप प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, इमटेरियल के रिगार्डिंग आप प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करोगे। जब आपको पता लगा इन्वेंट्री मटेरियल है तो उसके रिगार्डिंग आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हो कि यार एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री के रिगार्डिंग। सर मैं क्या कर सकता हूं? आप अटेंड करोगे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, और वहां पे जाके कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, ऑब्जर्व कर लोगे मैनेजमेंट कैसे प्रोसीजर परफॉर्म करे, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को इवैल्यूएट करोगे, टेस्ट काउंट परफॉर्म करोगे, या फिर आप इंस्पेक्ट करोगे इन्वेंट्री को। ये सारे आपके प्रोसीजर वहां पे जाके परफॉर्म करोगे। सिर्फ सर यही काम करूंगा क्या? नहीं, आप जो फिजिकल वेरिफिकेशन करके आओगे वहां से आपको एक्चुअल इन्वेंट्री के बारे में पता लगेगा, फिर आप रिकॉर्ड से मैच करोगे। इसलिए परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड, कि वो एक्चुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड से रिफ्लेक्ट करती है, मैच करती है या नहीं करती।
ये तो था सर मेरा बेसिक ऑडिट प्रोसीजर इन्वेंटरी के रिस्पेक्ट में। बट केसेस क्या आते हैं सर अगर मान के चलो मैं उस दिन 31 मार्च को इन्वेंटरी की वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं था या मैं जा नहीं पाया, मैनेजमेंट ने 31 मार्च को फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, तो जब 31 मार्च को फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा तो इट मींस किसी और दिन हो रहा होगा। जब किसी और दिन फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है तो उस दिन की तो आपको पता लग जाएगी जब आप अटेंड करोगे फिजिकल इन्वेंटरी काउंट। बट आपको चाहिए 31 मार्च की, तो जो बीच का गैप आया उसको एडजस्ट किया नहीं किया, उसके रिगार्डिंग आपको एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। Auditor shall also perform audit procedure to obtain audit evidence about whether change in inventory between the count date, which is your 5th अप्रैल मान के चलो, एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड और नॉट, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। सर प्रोसीजर किस पे डिपेंड करेगा? आपकी परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड पे डिपेंड करेगा, प्रॉपर एडजस्ट किया नहीं किया, आपका रिलायबिलिटी ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, और रीजन फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपके होते हैं एडिशनल प्रोसीजर। ऊपर वाले प्रोसीजर तो परफॉर्म करेंगे बट आपको एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा जब भी आप किसी और दिन फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करते हो। सर हुआ क्या, मैनेजमेंट तो उसी दिन फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करी बट उस दिन ऑडिटर अवेलेबल नहीं था ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर उस दिन आप अवेलेबल नहीं थे, एक काम करो आप किसी और दिन आओगे तो किसी और दिन आके आप अल्टरनेटिव डेट पे फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट करके आना। तो ऑडिटर shall make observe physical count on alternative date and perform following procedure। आप किसी और दिन फिजिकल वेरिफिकेशन करके आना, साथ साथ उसके अलावा आपको कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे कि जो भी चेंज हुए इन्वेंटरी बिटवीन द फिजिकल काउंट डेट एंड द पीरियड एंड डेट विच इज 31 मार्च, और फिजिकल काउंट जब ऑडिटर आके अल्टरनेटिव डेट पे फिजिकल वेरिफिकेशन करके आ रहा है प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, कट ऑफ प्रोसीजर जो आपके 31 मार्च तक का आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था वो प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, और मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन कर लेंगे। मैनेजमेंट आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी ऑडिटर को, तो ये आपको अलग से प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर ऑडिटर अवेलेबल नहीं है तो ऑडिटर आप किसी और दिन फिजिकल वेरिफिकेशन करने आ जाना, उसके साथ साथ आपको ये वाले प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। सर एक केस आया, ये इंपॉर्टेंट केस है। सर हुआ क्या, ऑडिटर के लिए इम्प्रैक्टिकेबल है। इट मींस ऑडिटर के लिए इम्प्रैक्टिकेबल क्यों? क्योंकि वो लोकेशन ऐसी है या तो इन्वेंटरी की, या फिर नेचर ऑफ इन्वेंटरी ऐसा है केमिकल है जहां पे ऑडिटर की जान को खतरा हो सकता है, तो उस केस के अंदर ऑडिटर जा ही नहीं सकता। ऊपर वाले केस के अंदर तो ऑडिटर के लिए अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आ गए, उस दिन नहीं जा पाया, उसके 10 दिन नहीं जा पाया, बट बाद में वो सारी चीजें हट चुकी है, बाद में जा सकता है, तो उस केस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे तो ऑडिटर कभी जा ही नहीं सकता, इम्प्रैक्टिकेबल है ऑडिटर के लिए फिजिकल इन्वेंटरी काउंट अटेंड करना। उस केस के अंदर आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते तो एक काम करो ना, ये वाला प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर सकता, ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं, तो इट मींस आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर नहीं, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। मैंने आपको बताया था डिफरेंस क्या होता है। सेकंड, अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑब्टेन करने की कोशिश करना। जैसे आप क्या कर सकते हो, सब्सिक्वेंट जो आपने सेल करी होगी इन्वेंटरी उसके डॉक्यूमेंट चेक कर लो, इन्वेंटरी परचेज की होगी उसके डॉक्यूमेंट चेक कर लो। अगर सर मैं अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, उस केस के अंदर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मॉडिफाई करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पे हम बात ही मटेरियल इन्वेंटरी की कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए बोला था मटेरियल इन्वेंटरी की बात करते हैं हम SA 501 के अंदर। अब सर एक और केस आया, अगर इन्वेंटरी कंपनी की इन्वेंटरी थर्ड पार्टी की कस्टडी के अंदर है, उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, एक काम करो आप थर्ड पार्टी की कस्टडी में आप थर्ड पार्टी से रिक्वेस्ट कर लो कंफर्मेशन कि थर्ड पार्टी तू बता दे तेरे पास कितनी इन्वेंटरी और उसकी कंडीशन कैसी है, तो आप वहां से रिक्वेस्ट कर सकते हो कंफर्मेशन। साथ साथ इसके अलावा और क्या कर सकते हैं सर, आप या तो इंस्पेक्शन कर सकते हो, अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। कंफर्मेशन से आप सेटिस्फाई तो कंफर्मेशन में छोड़ दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, जैसे आप अटेंड कर सकते हो या फिर किसी और ऑडिटर को अटेंड करवा सकते हो कि थर्ड पार्टी फिजिकल इन्वेंटरी काउंट अटेंड करो, या फिर इंस्पेक्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट जिसमें ये प्रूव हो रहा है कि थर्ड पार्टी के पास हमारी इन्वेंटरी है, और या फिर अगर प्लेस करी हुई है एज ए कोलेटरल इन्वेंटरी को तो उसके रिगार्डिंग कंफर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो। दीज आर द ऑडिट प्रोसीजर। लेकिन यहां पे आप एक भी प्रोसीजर परफॉर्म करके आप सेटिस्फाई हो गए तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत कब आएगी सर, अगर मुझे थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट आ रहा है, अगर मुझे थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट आ रहा है तो सिर्फ आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे कंफर्मेशन, रिक्वेस्ट कंफर्मेशन से ही आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करोगे, वहां पे आपको अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना जरूरी है। उस केस के अंदर आपको अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना जरूरी है जब भी आपको इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग डाउट आता है। ओके सर, लिटिगेशन एंड क्लेम। जब मैं लिटिगेशन एंड क्लेम की बात कर रहा हूं, इन्वेंटरी तो हमने कवर कर लिया, लिटिगेशन एंड क्लेम में हम कंप्लीटनेस चेक करते हैं। तो सर एज ए ऑडिटर मैं लिटिगेशन एंड क्लेम को कैसे चेक करूंगा, आपके पास 3 ऑप्शन है। मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लो, इन हाउस लीगल काउंसिल से इंक्वायरी कर लो, रिव्यू कर लो लीगल एक्सपेंस अकाउंट, मिनट्स ऑफ मीटिंग जो आपका TCWG और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की जो मीटिंग हुई होगी उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग को रीड कर लो।
फिर दिक्कत क्या आई सर? दिक्कत ये आई सर, जब मैंने ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म किए मुझे पता लग गया यहां पे लिटिगेशन क्लेम में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, या फिर कुछ लिटिगेशन एंड क्लेम ऐसे जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए गए मटेरियल वाले, तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, आप एक काम कर सकते हो, अब आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट कर सकते हो। क्या मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता हूं? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी सेंड करना पड़ेगा। लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी प्रिपेयर कौन करेगा? प्रिपेयर बाय मैनेजमेंट। सेंड कौन करेगा? ऑडिटर। ध्यान सुन लेना, प्रिपेयर बाय मैनेजमेंट, सेंड बाय द ऑडिटर। किसको सेंड करेंगे सर? एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल काउंसिल को सेंड करेंगे कि भाई आप मुझसे कम्युनिकेट करो। अब दिक्कत क्या होगी सर, अगर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के प्रोफेशनल बॉडी ने एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को मना कर रखा है कि आप ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं करोगे, वो तो कम्युनिकेट नहीं करेगा क्योंकि इसकी तो कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। उस केस के अंदर मैं ऑडिट एविडेंस वहां से ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगा। तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे। बट सर दिक्कत क्या हुई, मुझे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट करना था, मैनेजमेंट ने लेटर भेजने से ही मना कर दिया, मैनेजमेंट ने मुझे कम्युनिकेट करने से ही मना कर दिया। उस केस के अंदर मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा रहा है, तो आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। सर मैं वहां से भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया, एक काम करना, वहां पे मॉडिफाई करके चलना। आपकी इंप्लीकेशन देखना, आपके ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन आएगी। लास्ट आता है आपका सेगमेंट इंफॉर्मेशन। जब मैं सेगमेंट इंफॉर्मेशन की बात करता हूं, आपका इंडेक्स 108 था आई थिंक, मुझे याद नहीं है। उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है सर, हमारे पास काफी सारे मेथड्स है जिसकी वजह से आप सेगमेंट को आइडेंटिफाई करते थे। तो एज ए ऑडिटर आपको देखना प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन। उसके रिगार्डिंग क्या करूंगा, सबसे पहले मैनेजमेंट कौन सा मेथड यूज करिए उसके रिगार्डिंग आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना। मैनेजमेंट कौन सा मेथड यूज कर रही है भाई, जिससे डिटरमाइन करिए सेगमेंट इंफॉर्मेशन, उसके रिगार्डिंग आप वहां पे ऑब्टेन करना अंडरस्टैंडिंग, उसके रिगार्डिंग सर्टेन एग्जांपल्स है, साथ साथ आप परफॉर्म करना एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर जो भी एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस में आप वो वाले प्रोसीजर परफॉर्म करके चलोगे। ये था पूरा आपका SA 501। ध्यान से सुनना, SA 501 की बात करो, यहाँ पे 3 ऐसे आ रहे हैं, आपके 3 पॉइंट आ रहे हैं, इन्वेंट्री, लिटिगेशन क्लेम और सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री की रिगार्डिंग बात करो तो आप वहां पे अटेंड करोगे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, साथ साथ वहां पे उसके वहां पे प्रोसीजर परफॉर्म करके आप देखोगे जो एक्चुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड है, जो आपका रिकॉर्ड एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट और जो आपका रिकॉर्ड है फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड, वो दोनों मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, आप वो मैच वो चेक करते हो जब भी आपकी इन्वेंट्री मटेरियल रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। फिर आपके सर्टेन केसेस हो गए कि अगर आपने 31 मार्च को इन्वेंट्री काउंट नहीं किया था मैनेजमेंट ने, किसी और दिन फिजिकल इन्वेंट्री काउंट हुआ है, तो उस केस के अंदर आपको एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर ऑडिटर अवेलेबल नहीं है ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस, तो ऑडिटर किसी और दिन आएगा, ऑडिट प्रोसीजर किसी और दिन आएगा और वहां पे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करेगा अल्टरनेटिव डेट पे, साथ साथ कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अगर ऑडिटर के लिए इम्प्रैक्टिकेबल है तो उस केस के अंदर वो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी की कस्टडी में तो वो कंफर्मेशन ले सकता है या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट है थर्ड पार्टी का, तो उस केस के अंदर आपको अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पढ़ेंगे। लिटिगेशन क्लेम में आप बेसिक काम कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो लीगल एक्सपेंस अकाउंट, या फिर आप मिनट्स ऑफ मीटिंग को रिव्यू कर सकते हो, या फिर आप डिस्कस कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो मैनेजमेंट इन हाउस लीगल काउंसिल पे। लेकिन अगर आपको रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हाई लगता है या फिर अदर लिटिगेशन क्लेम एग्जिस्ट करते हैं, आपको ऐसा लगता है, उस केस के अंदर आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी प्रिपेयर बाय मैनेजमेंट सेंड बाय द ऑडिटर। अगर मैनेजमेंट आपको मना करता है या फिर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल आपसे कम्युनिकेट नहीं करता, उस केस के अंदर आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो। लेकिन अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाते, उस केस के अंदर आपको वहां पे अपनी इंप्लीकेशन देखनी पड़ेगी, आपके ऑडिट रिपोर्ट पे क्या आएगा, मॉडिफाई करना पड़ सकता है। सेगमेंट इंफॉर्मेशन की जब मैं बात करूं तो वहां पे आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो कि मैनेजमेंट ने कौन सा मेथड यूज किया है टू आइडेंटिफाई सेगमेंट इंफॉर्मेशन, साथ साथ वहां पे आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे जो भी एप्रोप्रिएट होगा उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर। ये एग्जांपल्स को आप रीड कर लेना। ये था पूरा हमारा SA 501। जब SA 505 की बात करते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के रिगार्डिंग आप क्या करोगे सब, कैसे मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे पूछनी है। जैसे ट्रेड रिसीवेबल के रिगार्डिंग पूछना है तो आपने ट्रेड रिसीवेबल इंफॉर्मेशन उसके बैलेंस कंफर्मेशन के रिगार्डिंग पूछना है, तो आपने आइडेंटिफाई करा कौन सी इंफॉर्मेशन आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अंदर रिक्वेस्ट करनी पूछनी है। सेकंड, किस पार्टी से पूछनी, सेलेक्ट करो एप्रोप्रिएट पार्टी, फिर आप डिजाइन करो एक्सटर्नल कंफर्मेशन, डिजाइन और प्रेजेंटेशन देखना, साथ में फिर आप सेंड कर दो ना, फॉलो अप लेते रहना। ये था आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, जहां पे डिटरमाइन करोगे इंफॉर्मेशन कौन सी कंफर्म करनी है, एप्रोप्रिएट पार्टी को सिलेक्ट करना, डिजाइन करना, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करना और फॉलो अप रिक्वेस्ट लेते रहना। ये बिल्कुल बेसिक डिजाइन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग कौन कौन से फैक्टर है इसको जस्ट रीड कर लेना। सर मुझे कब पता लगेगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर मैं एज ए यूज कर सकता हूं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पता है कि कंफर्मिंग पार्टी के पास नॉलेज है जो आप इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हो, रिक्वेस्ट करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर आप वहां पूछ सकते हो। कंफर्मिंग पार्टी की इंटीग्रिटी आप चेक करके चलोगे, ऑब्जेक्टिविटी आप चेक करके चलोगे, कंफर्मिंग पार्टी एबिलिटी और विलिंगनेस टू रिस्पोंड वो चीज आप इवैल्यूएट करके चलोगे। मेन बात आती है सर टाइप ऑफ कंफर्मेशन। जब मैं टाइप ऑफ कंफर्मेशन की बात करता हूं तो आपके दो टाइप के एक्सटर्नल कंफर्मेशन होते हैं, एक पॉजिटिव कंफर्मेशन, एक आपका नेगेटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या होता है, यहां पे कंफर्मिंग पार्टी को रिस्पॉन्ड करना ही है
चाहे वो एग्री करे चाहे डिसएग्री करे आपकी जो भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है उससे, तो कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी, वो होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन, कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड ओनली व्हेन ही डिसएग्री, जब भी वो डिसएग्री करेगा तो ही वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो आपका होता है नेगेटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन आपका मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होता है, मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस होता है, बट नेगेटिव कंफर्मेशन आपका लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होता है। नेगेटिव कंफर्मेशन आप हर जगह यूज नहीं कर सकते एज ए सोल ऑडिट प्रोसीजर, वहां पे आपको नेगेटिव कंफर्मेशन के साथ अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, बट देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे आप सोल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। जैसे अगर आपको लगता है पॉपुलेशन लार्ज नंबर में स्मॉल अमाउंट की है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो, या फिर आपको लगता है रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट कम होने के चांसेस है, या फिर एक्सेप्शनल रेट आपको लगता है कि काफी कम है, एक्सपेक्टेड एक्सेप्शनल रेट काफी कम है, तो इन सारे केसेस के अंदर आप नेगेटिव कंफर्मेशन को यूज कर सकते हो। बट अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट पार्ट। सर अगर मैनेजमेंट मुझे मना कर देती है टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, मैनेजमेंट मुझे मना कर रही है कि मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेंड ना करूं, तो आप सिंपल सी बात है मैनेजमेंट पूछोगे, मैनेजमेंट आपका रीजन क्या है, आप क्यों मुझे मना कर रहे हो, उसका रीजन ऑब्टेन करोगे, उसकी वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस को आप इवैल्यूएट करोगे। साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा इससे आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे, आपके ऑडिट रिपोर्ट नहीं, आपके ऑडिट प्रोसीजर पे क्या इंप्लीकेशन आएगा, आपके रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट पे क्या इंप्लीकेशन आएगा, रिस्क ऑफ फ्रॉड का क्या इंप्लीकेशन आएगा, नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर पे क्या इंप्लीकेशन आएगा, आपको वो भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। साथ साथ अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, क्योंकि मैनेजमेंट ने ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो उस केस के अंदर आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे। सर अगर मैं अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया, या फिर मैनेजमेंट का रीजन अनरीजनेबल है, उस केस के अंदर एक तो आप टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर देना, टीसीडब्ल्यूजी हमें कहीं ना कहीं लिमिटेशन लगा रहे हैं हमारे ऊपर, आप इसको देख लो। सेकंड, आपको देखना पड़ेगा आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे, आपके ऑडिट ओपिनियन पे क्या इंप्लीकेशन आएगा, आपको वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, अगर मैनेजमेंट आपके एक्सटर्नल कंफर्मेशन के रिगार्डिंग मना कर देता है तो आप मैनेजमेंट से रीजन ऑब्टेन करते हैं, मैनेजमेंट आपका रीजन क्या रिफ्यूजल का, साथ साथ उसकी वैलिडिटी रीजनेबलनेस को आप इवैल्यूएट करोगे। सेकंड, आप इंप्लीकेशन देखोगे, यार इसका इवैल्यूएट करोगे इंप्लीकेशन, आपके रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट पे क्या इंप्लीकेशन आ रहा है, रिस्क ऑफ फ्रॉड पे क्या इंप्लीकेशन आ रहा है, अदर ऑडिट प्रोसीजर पे क्या इंप्लीकेशन आ रहा है, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट पे, वो आप इवैल्यूएट करोगे। इसके साथ साथ आपको अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। सर अगर मैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा या मैनेजमेंट का रीजन अनरीजनेबल है, उस केस के अंदर टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करो, साथ साथ आपके ओपिनियन पे क्या इफेक्ट आएगा आपको वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब बात आती है इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। सर मुझे रिस्पांस तो रिसीव हुआ बट मुझे डाउट है रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पांस, जो भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का रिस्पांस आया उसके रिगार्डिंग आपको डाउट है तो आप क्या करोगे, डाउट को कंक्लूड करने की कोशिश करोगे। डाउट को कंक्लूड कैसे करते हैं सर, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके, फर्दर ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करके आप वहां पे डाउट को कंक्लूड करने की कोशिश करोगे, सच में इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, जो भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के रिस्पांस आया है। सर डाउट कब कब हो सकता है, कौन से फैक्टर्स पे इवैल्यूएट करेगा, अगर आपको डायरेक्ट रिसीव नहीं होता, रिसीव बाय ऑडिटर इनडायरेक्टली, तो उस केस के अंदर आपको डाउट हो सकता है। सेकंड, आपको लगता है यार इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी से आपके पास नहीं आया ये आपके कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के रिस्पांस, तो उस केस के अंदर आपको डाउट हो सकता है। जब भी डाउट होगा रिलायबिलिटी के रिगार्डिंग आप क्या करोगे, आप फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके। लेकिन सर अब अगर ऑडिटर ने कंक्लूड ही कर दिया, तो अगर ऑडिटर ने कंक्लूड ही कर दिया कि कंफर्मिंग पार्टी का जो भी रिस्पांस आया वो रिलायबल नहीं है, उस केस के अंदर आपको इंप्लीकेशन देखना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आपके रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट पे, रिस्क ऑफ फ्रॉड पे, नीचे टाइम एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे क्या इंपैक्ट आएगा, आपको वो इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सर अगर मुझे रिस्पांस रिसीव नहीं हुआ, तो देखो अगर पॉजिटिव कंफर्मेशन है वहां पे आपको रिस्पांस रिसीव नहीं होता तो आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशन में अगर आपको रिस्पांस रिसीव नहीं होता ना, उस केस के अंदर आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि सामने वाली पार्टी एग्री कर गया इसलिए उसने रिस्पांस नहीं किया होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है सर इसके अंदर, अगर आपको पता था पॉजिटिव कंफर्मेशन आपके लिए नेसेसरी है, पॉजिटिव कंफर्मेशन आपके लिए नेसेसरी है, बट आपको वो रिसीव नहीं हुआ। सर नेसेसरी कब हो सकता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कंपनी के पास से और दूसरा अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए रिकॉर्ड्स ही नहीं है, उस केस के अंदर आपको पता है सिर्फ आपके पास पॉजिटिव कंफर्मेशन है जो ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव कंफर्मेशन आपके लिए नेसेसरी था बट आपको वहां से ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, वहां से आपको रिस्पांस नहीं मिला, उस केस के अंदर आपको देखना पड़ेगा आपके ऑडिट ओपिनियन पे क्या इंप्लीकेशन आएगा, आपको वो कंसीडर करना पड़ेगा। फिर आता है आपके एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है सर, जब भी आपने जो रिक्वेस्ट करी, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करी, जो आपको रिस्पांस रिसीव हुआ, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, वो होता है आपका एक्सेप्शन। इट मींस कहीं ना कहीं आपको यहां पे लगता है मिसस्टेटमेंट हो सकती है। जब भी आपको एक्सेप्शन आइडेंटिफाई होगा तो उससे इंडिकेट होता है मिसस्टेटमेंट या पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। अगर आपको मिसस्टेटमेंट मिल गई तो आप इवैल्यूएट करोगे कहीं वो इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट तो नहीं थी, कहीं वहां पे रिस्क ऑफ फ्रॉड तो नहीं है, आप वो भी इवैल्यूएट करके चलोगे। ये था आपका SA 505। ध्यान से सुनना, जब मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात कर रहा हूं तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करूंगा, सिंपल सी बात है सर। सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करनी है, किस पार्टी से रिक्वेस्ट करनी है, फिर आप डिजाइन करोगे, सेंड करोगे, फॉलो अप लेके चलोगे। टाइप ऑफ कंफर्मेशन, पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन के रिगार्डिंग हमको पता है कंफर्मिंग पार्टी चाहे एग्री करे चाहे डिसएग्री करे, रिस्पॉन्ड करना है। नेगेटिव कंफर्मेशन, कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री करेगी तो ही वो रिस्पॉन्ड
करेगी, ये ठीक था। अगर मैनेजमेंट आपको मना कर देती है टू सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उस केस के अंदर मैनेजमेंट से रीजन ऑब्टेन करो, उसकी वैलिडिटी रीजनेबलनेस को इवैल्यूएट करो, साथ साथ इंप्लीकेशन चेक करो। इसके अलावा आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। अगर मैनेजमेंट अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रही या फिर मैनेजमेंट का रीजन अनरीजनेबल, उस केस के अंदर टीसीडब्ल्यू से कम्युनिकेट करो, ओपिनियन पे क्या इंपैक्ट आएगा आप वो कंसीडर करो। फिर अगर आपको डाउट है रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पांस ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, उस केस के अंदर आप क्या करोगे, फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे। डाउट कब कब हो सकता है, या तो ऑडिटर को इनडायरेक्टली रिसीव हुआ या फिर ऑडिटर को लगता है ये इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी से रिसीव नहीं हुआ, या फिर अगर आपको रिस्पांस ही रिसीव नहीं होता, उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा सर, उस केस के अंदर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना। अगर पॉजिटिव कंफर्मेशन आपके लिए नेसेसरी था, उस केस के अंदर आपको रिस्पांस रिसीव नहीं होता, उस केस के अंदर तो आपको ऑडिट ओपिनियन के ऊपर इंप्लीकेशन भी देखना पड़ जाएगा। फिर लास्ट में हमने एक्सेप्शन देखा। अब आते हैं हम ऐसे 510 पे। जब मैं 510 की बात कर रहा हूं, इट मींस इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंसेस के रिस्पेक्ट में हम क्यों बात करते हैं, क्योंकि सर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग आएगा, और करंट ईयर के ओपनिंग के अंदर मिसस्टेटमेंट होगी तो करंट ईयर के क्लोजिंग के अंदर मिसस्टेटमेंट हो जाएगी, इसलिए आपको ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। अब आपको क्या चेक करना है सर, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग का जो भी बैलेंस था उसके अंदर मिसस्टेटमेंट, ध्यान सुनो, उसके अंदर मिसस्टेटमेंट जो करंट ईयर पे मटेरियल इंपैक्ट लेके आ सकती है। अब चाहे प्रीवियस ईयर में इमटेरियल मिसस्टेटमेंट हो चाहे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, बट करंट ईयर में मटेरियल इंपैक्ट आएगा तो ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पे आपका ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हो कि ओपनिंग बैलेंस के अंदर मिसस्टेटमेंट जो मटेरियल इंपैक्ट लेके आए करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, साथ साथ अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी कंसिस्टेंट है या नहीं है, अगर उसके अंदर चेंज है तो प्रॉपर्ली प्रेजेंट अकाउंट किया है या नहीं किया, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर ऑब्टेन करता है ऑडिट एविडेंस। ये आपके ऊपर एप्लीकेबल कब होता है ऐसे 510, या तो प्रीवियस ईयर में ऑडिट ही नहीं हुआ या फिर प्रीवियस ईयर में किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया है, उस केस के अंदर आपके ऊपर ये ऐसे 510 एप्लीकेबल होता है। यहां पे बिल्कुल आपके बेसिक प्रोसीजर आते हैं। सर प्रोसीजर क्या परफॉर्म करूंगा ओपनिंग बैलेंसेस के रिस्पेक्ट में, आप खुद सोचो। ओपनिंग बैलेंसेस के रिस्पेक्ट में मैं क्या प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा कि ओपनिंग बैलेंस सही है या नहीं है। सर अगर प्रीवियस ईयर में ऑडिट हुई होगी तो प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट ऑब्टेन कर लूंगा, या फिर प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्टेन कर लूंगा, ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लूंगा। साथ साथ मैं क्या करूंगा कि प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग था, करंट ईयर के जो ओपनिंग बनाए, कैरी फॉरवर्ड आपने सही से किया नहीं किया, आप उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेना। अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी कंसिस्टेंट है या नहीं, उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेना। और क्या कर सकता हूं सर, और इसके अलावा एक या एक से ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, जैसे या तो स्पेसिफिकली ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लेना, या फिर करंट ईयर के रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन कर रहे हो, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, वहां से आपको ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस मिल गया। ध्यान से सुनो, करंट ईयर के रिगार्डिंग मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा था और मुझे ऑडिट एविडेंस मिल गया ओपनिंग बैलेंसेस के रिस्पेक्ट में, मैंने क्लास के अंदर एग्जांपल दिया था। ये दो प्रोसीजर परफॉर्म कर लोगे, या फिर अगर आपको पता है प्रीवियस ईयर में ऑडिट हुआ है तो आप क्या करो, परस्यू कर लो कॉपी ऑफ ऑडिटेड रिपोर्ट, और पीछे प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट होगी उसकी कॉपी परस्यू कर लो, उसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लगता है यार वहां पे मिसस्टेटमेंट होने की चांसेस है तो उसके इसके अंदर आप रिलाई मत करना, अदरवाइज उसकी रिपोर्ट के ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, जो भी उसके अंदर आपकी अमाउंट डिस्क्लोजर है उसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। सर अगर प्रीवियस ईयर में ऑडिट ही नहीं हुआ तो एक काम करना, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आल्सो ऑब्टेन कर लेना कि मैनेजमेंट आप मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो ओपनिंग बैलेंसेस सही है या नहीं है उसके रिस्पेक्ट में। सर अब दिक्कत क्या आई, मुझे ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट मिल गई, ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट मिल गई अभी, बट आपको ये नहीं पता कि करंट ईयर पे मटेरियल इंपैक्ट है या नहीं है। और आपको पता है कि ऐसे 510 में कभी कब कंसीडर करोगे, जब ओपनिंग बैलेंस का मटेरियल इंपैक्ट आता है करंट ईयर पे। तो आप क्या करोगे, अब सर अभी अब मैंने कंक्लूड नहीं कर पा रहा कि यार करंट ईयर पे मटेरियल इंपैक्ट है नहीं है, तो कंक्लूड करो। कंक्लूड करने के लिए क्या करूंगा सर, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। तो सेम बात यहां पे बोली, ऑडिटर शैल परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। अगर ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया कि ओपनिंग बैलेंस की स्टेटमेंट का मटेरियल इंपैक्ट आएगा करंट ईयर पे, उस केस के अंदर आप कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट से, साथ साथ आपके ओपिनियन के ऊपर इंपैक्ट कंसीडर करोगे। ओपिनियन के रिगार्डिंग सारा यहां पे लिखा है, ऑडिटर कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। आप कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग की बात करते हो तो यहां पे आपके सर्टेन सिनेरियोस बनते हैं। सर अगर प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ऑडिटर ने मॉडिफाइड रिपोर्ट दी थी, प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ऑडिटर ने मॉडिफाइड रिपोर्ट दी थी, उस केस के अंदर आप चेक करोगे जो मॉडिफिकेशन दी थी जिस भी मैटर के रिस्पेक्ट में, वो करंट ईयर में रिजोल्व हुआ या नहीं हुआ। सर करंट ईयर में रिजोल्व हो गया, करंट ईयर में रिजोल्व हो गया तो करंट ईयर मॉडिफाइड देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस के अंदर आपका अनमोडिफाइड ओपिनियन आ जाएगा। लेकिन करंट ईयर में वो अनरिजोल्व्ड है, साथ साथ वो मटेरियल भी है, उस केस के अंदर आपका करंट ईयर का ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा, वो आप कंसीडर करके चलना। क्लास के अंदर मैंने काफी अच्छे से एग्जांपल दिया था। अब आते हैं सर्टेन केसेस। सर अगर ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया कि ओपनिंग बैलेंस की स्टेटमेंट का मटेरियल इंपैक्ट आ रहा है करंट ईयर पे और मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजिव नहीं किया, उस केस के अंदर आप क्या करोगे, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन इशू करोगे। सर अगर ऑडिटर ने कंक्लूड नहीं कर पा रहा रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, उस केस के अंदर आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, इट मींस क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करोगे। सर अगर मैं बात कर रहा हूं अकाउंटिंग पॉलिसीज के रिगार्डिंग की कंसिस्टेंट नहीं है या फिर आपने चेंज करी बट उसके रिगार्डिंग आपने प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं किया, डिस्क्लोजर नहीं दिया, उस केस के अंदर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन इशू करोगे, क्योंकि ऑडिटर कंक्लूड कर पा रहा है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पा रहा है।
ये था पूरा पूरा SA510। अब आता है हमारा SA520 एनालिटिकल प्रोसीजर। जब मैं एनालिटिकल प्रोसीजर की बात करूं तो जैसे आपका ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, मैंने आपको बताया था होटल बिजनेस के रिगार्डिंग कैसे आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो कि होटल में नंबर ऑफ रूम कितने, ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, ऑक्यूपेंसी रेट क्या है और आपका वहां पे होटल चार्जेस क्या है, उससे आप एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वही आपका एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। इट मींस एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन through analysis of plausible relationship among both financial and non-financial data। plausible मतलब logical relationship, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा का वो होता है आपका एनालिटिकल प्रोसीजर। यहां पे जब मैं एनालिटिकल प्रोसीजर की बात करता हूं, जैसे आपका ट्रेंड एनालिसिस, रीजनेबलनेस, जो मैंने अभी बताया होटल के रेस्पेक्ट में, आप फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके आप रीजनेबलनेस आपका टेक्निक्स होता है जिसकी वजह से आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर पा रही हो। एक आता है आपका रेशियो एनालिसिस जो आप नॉर्मली परफॉर्म करते हो। सर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में परफॉर्म कैसे करूंगा? सबसे पहले आप देखोगे होटल की रेवेन्यू को कैलकुलेट करो, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपने क्या करा? सर नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, होटल के चार्जेस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन को यूज किया। ठीक है, सबसे पहले ये देखो आपको कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना है, कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर आपके लिए सुटेबल है, तो आप डिटरमाइन करोगे सुटेबिलिटी ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर द गिवन असर्शन। जब आपको पता लग गया सर मुझे रीजनेबलनेस यूज करना है, कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? सर मैं कोई डेटा को यूज करूंगा। डेटा कैसे? कितने नंबर ऑफ रूम्स आपके, ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, वो डेटा को यूज कर रहा हूं, तो उसकी रिलायबिलिटी को इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट रिलायबिलिटी ऑफ डेटा जो भी आप यूज कर रहे हो। आप रिलायबिलिटी ऑफ डेटा को यूज करा तो आपने एक एक्सपेक्टेशन डेवलप कर ली कि एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या हो सकता है। आपने डेवलप करी एक्सपेक्टेशन, अब वो डेवलप जो आपने करी एक्सपेक्टेशन उसको आप मैच करोगे एक्चुअल रेवेन्यू से, उसको आप मैच करोगे एक्चुअल रेवेन्यू से। फिर आप देखोगे दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, दोनों के बीच में एक्सेप्टेबल डिफरेंस है, तो उस केस के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपका एक्सेप्टेबल डिफरेंस नहीं, उस केस के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। वही बात हुई, आप डिटरमाइन करोगे सुटेबिलिटी ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, फिर आप जो भी डेटा आप यूज करें उसकी रिलायबिलिटी को इवैल्यूएट करोगे, फिर आप डेटा को यूज करके एक्सपेक्टेशन डेवलप करोगे, डेवलप एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट, फिर आप डिफरेंस देखोगे या रिकॉर्डेड अमाउंट और एक्सपेक्टेड वैल्यू से जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है क्या वो विद इन एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल है तो आपको वहां पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपको वहां पे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, वो हम नीचे देखेंगे। सुटेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करूंगा? सर कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर आपके लिए सही है? एक तो एनालिटिकल प्रोसीजर कब यूज करते हो? जब लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, वहां पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करते हो। कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर आपके लिए इफेक्टिव रहेगा? ऑडिटर के असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करता है डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, ये बेसिक पॉइंट है। रिलायबिलिटी कैसे इवैल्यूएट करूंगा? सर अगर जो आप डेटा यूज कर रहे हो क्या वो आप सोर्स ऑफ डेटा अवेलेबल है उसका? यस सर। कंपेरेबल है वो इन्फॉर्मेशन? यस सर। नेचर एंड रिलीवेंस है इन्फॉर्मेशन का? यस सर। कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है? यस। तो इस केस के अंदर वो डेटा आपका रिलायबल हो सकता है। अब सर कहीं ना कहीं मुझे डिफरेंस ज्यादा पता लगा, जो भी आपका एक्सपेक्टेड आपने डेवलप की थी, यार मेरा एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एज पर होटल रूम्स, ऑक्यूपेंसी रेट और चार्जेस के हिसाब से आपका रेवेन्यू 60 लाख होना चाहिए, बट एक्चुअल रेवेन्यू आपका 80 लाख है, तो ये बड़ा डिफरेंस आ गया। तो अगर आपका ये जो डिफरेंस है विद इन एक्सेप्टेबल रेंज में नहीं है, तो आपको वहां पे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे सर? अगर आपको लगता है सिग्निफिकेंट अमाउंट से आपका डिफरेंस आ रहा है, उस केस के अंदर आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे और ऑब्टेन करोगे ऑडिट एविडेंस कि भाई ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है। सेकंड, अगर मैनेजमेंट का रिप्लाई आपको लगता है यार रिलायबल नहीं है या मैनेजमेंट का रिप्लाई एप्रोप्रिएट नहीं है, उस केस के अंदर आप अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस। इट मे अराइज व्हेन मैनेजमेंट अनेबल टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन और एविडेंसेस ऑब्टेन मैनेजमेंट रिस्पांस इज नॉट एडिक्वेट, उस केस के अंदर आप वहां पे इन्वेस्टिगेट करोगे। ये प्रोसीजर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एनालिटिकल प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है सर? इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बाय यूजिंग प्लॉजिबल रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। कैसे यूज करते हैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर? सबसे पहले आप देखोगे कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर आपके लिए सूटेबल है, आप वो डिटरमाइन करोगे, उसकी रिलायबिलिटी ऑफ डेटा को इवैल्यूएट करोगे, फिर डेवलप करोगे एक्सपेक्टेशन, फिर लास्ट में जाके आप कहीं ना कहीं डिफरेंस देखोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू का रिकॉर्डेड अमाउंट से, और जो डिफरेंस विद इन एक्सेप्टेबल है तो आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, विद इन एक्सेप्टेबल नहीं है उस केस के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अगर विद इन एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेशन में क्या करोगे सर? इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से, साथ साथ परफॉर्म करोगे अदर ऑडिट प्रोसीजर जो भी नेसेसरी होगा उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर। ये था पूरा पूरा आपका SA520। अब हम स्टार्ट करते हैं SA530। SA530 ऑडिट सैंपलिंग। जब भी मैं ऑडिट सैंपलिंग की बात करता हूं तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं सर? लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन द पॉपुलेशन, उसके ऊपर हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। जब भी सैंपलिंग आप ऑडिट प्रोसीजर के अंदर यूज करोगे, वहां पे आपके दो सैंपलिंग रिस्क अराइज होंगे ही होंगे। कौन कौन सा सर? मैं सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल को लेके चल रहा हूं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए भी सेम ही होगा।
टेस्ट ऑफ डिटेल को लेके चल रहा हूं। व्हेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, व्हेन इन फैक्ट इट डज। आपने कंक्लूड किया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती सैंपल बेसिस पे चेकिंग करने पे, बट एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती थी। इट मींस आपका इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन होगा, आपकी इफेक्टिवनेस के ऊपर इफेक्ट आएगा। इफेक्ट ऑन ऑडिट इफेक्टिवनेस, इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन होगा। सेकंड आपका सैंपलिंग रिस्क होता है टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर ही मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, इन फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। आपने सैंपलिंग बेसिस पे चेक किया कि आपको लगा यार मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है पूरी पॉपुलेशन में, बट एक्चुअल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी, ओनली मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती थी। इट मींस अब यहां पे आपका रॉन्ग कंक्लूजन हो गया। बट दिक्कत क्या है सर, जब आपको लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है पूरी पॉपुलेशन के अंदर, तो आप उतनी चेकिंग करके छोड़ोगे नहीं, आप और डिटेल में चेकिंग करोगे। जब आप डिटेल में चेकिंग करोगे तब आपको पता लग जाएगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट में एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उससे जो आपका कंक्लूजन है एट द एंड आपका सही कंक्लूजन आएगा, क्योंकि आप और प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, उससे आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि एक्चुअल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। बट इससे आपका एडिशनल टाइम जाएगा। इट लीड टू ऑडिट एफिशिएंसी, लीड टू ऑडिट वर्क कंक्लूजन वर्क इनकरेक्ट। जो आपका इनिशियल कंक्लूजन था वो इनकरेक्ट है, वो आपको पता लग जाएगा। ये होता है आपका सैंपलिंग रिस्क। मैंने क्लास के अंदर काफी अच्छे से समझाया था। दो टाइप का सैंपलिंग रिस्क याद रखना, एक जहां पे आपने बोला मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है बट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसमें आपके ऑडिट एफिशिएंसी को परफेक्ट आएगा। इनिशियल कंक्लूजन जो था वो आपको पता लग जाएगा वो गलत है। सेकंड, जब आप बोल रहे हो मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती बट एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, इट मींस आपकी इफेक्टिवनेस के ऊपर दिक्कत आएगी। वहां पे आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको पता है जब स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप चेकिंग करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको सपने तो आएंगे नहीं कि मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है नहीं करती। इसीलिए ये आपके दो टाइप के सैंपलिंग रिस्क होते हैं। एक और होता है आपका नॉन सैंपलिंग रिस्क। नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या होता है सर? नॉन सैंपलिंग रिस्क जहां पे सैंपल की वजह से कोई आपका कंक्लूजन गलत नहीं हो रहा, जैसे इनएप्रोप्रिएट आप ऑडिट प्रोसीजर यूज कर रहे हो, आप खुद मिसस्टेटमेंट को छोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है ना कि सैंपलिंग की, तो वो आपकी नॉन सैंपलिंग रिस्क होते हैं। अब आते हैं सैंपल डिजाइन, साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ टेस्टिंग। जो आपका सैंपल डिजाइन है वो डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉपुलेशन का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सैंपल साइज की जब मैं बात करूं, सैंपल साइज की, ये आपके टॉलरेबल लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हो। सर अगर मैं ज्यादा रिस्क टॉलरेट कर सकता हूं तो आपके सैंपल साइज कम होगा, अगर आप कम रिस्क टॉलरेट कर सकते हो तो आपका सैंपल साइज ज्यादा होगा। अब सर सैंपल सिलेक्शन की बात आती है, सर कौन से मेथड यूज करें, कैसे आप सैंपल सेलेक्ट करोगे, तो वहां पे आपके सर्टेन मेथड्स आते हैं। रैंडम सैंपलिंग, इट मींस कंप्यूटर आपको रैंडमली कोई नंबर जनरेट करके दे रहा है, वो आपका रैंडम सैंपलिंग होता है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग आप क्या करते हो, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज। कितने आपको सैंपल चाहिए, सर मुझे 10 सैंपल चाहिए 100 पॉपुलेशन में से, तो 100 डिवाइड बाय 10 आपका 10th आ जाएगा। तो एवरी 10th नंबर को आप सेलेक्ट कर लेना, वो आता है आपका सिस्टमैटिक सैंपलिंग। मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग, जहां पे आप मॉनेटरी वेट के वजह से आप सैंपल को सेलेक्ट करते हो, इट मीन जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा चांस ऑफ सिलेक्शन होगा। हैप्पीजार्ड सिलेक्शन, ये आपका बिल्कुल रैंडम सिलेक्शन होता है, जहां पे आप कुछ भी विदाउट एनी फॉलोइंग स्ट्रक्चर टेक्निक्स आप वहां पे डायरेक्ट एक एक सैंपल को ऑब्टेन कर रहे हो, आपका हैप्पीजार्ड सिलेक्शन होता है। फिर आता है आपका ब्लॉक सिलेक्शन। जब मैं ब्लॉक सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, इट मींस आप ब्लॉक के अंदर सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो आपका हो जाता है ब्लॉक सिलेक्शन की 1 2 3 4 जो सैंपल हो एक साथ आपने उठा लिए, वो आपने ब्लॉक के अंदर उठा लिए। इसके अलावा आता है आपका स्ट्रेटिफिकेशन, जो मैंने क्लास के अंदर बताया था। स्ट्रेटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर क्या करते हो सर, आप ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हो, ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हो, फिर इसके अंदर से सैंपल ऑब्टेन करते हो। लाइक आपने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्रुप बना दिए, 3 4 ग्रुप बना दिए, और अब हर ग्रुप के अंदर से आप कुछ कुछ सैंपल ऑब्टेन कर रहे हो, वो होता है आपका स्ट्रेटिफिकेशन। जब मैं टॉलरेंस लेवल की बात करता हूं, एक काम करते हैं, इसको मैं ना अपने सिंप्लीफायर बुक से ही पढ़ाता हूं, नई वाली। गिव मी अ मिनट। यस, फिर जो आपने सैंपल सेलेक्ट किए, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। यस सर, मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। वहां पे आपके सर्टेन कंडीशन हो सकती है, सर एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करा, बट दिक्कत क्या आई सर, कुछ ऑडिट प्रोसीजर मुझे सिलेक्टेड आइटम्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहे। लाइक आपने जो सैंपल सेलेक्ट किए उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं हो रहा। मैंने कैंसल चेक का आपको एग्जांपल दिया था, उस केस के अंदर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा आइटम। सर किसी किसी केस के अंदर मैं ऑडिट प्रोसीजर, सैंपल सही है बट मैं ऑडिट प्रोसीजर उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही उस सैंपल के रिस्पेक्ट में, तो कहीं ना कहीं उस केस के अंदर आपको मिसस्टेटमेंट और डेविएशन मान के चलना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो सैंपल के ऊपर, यस सर, बट दिक्कत क्या हुई सर, सैंपल ही गलत है, उस केस के अंदर तो सैंपल को चेंज कर लो। लेकिन सैंपल सही है बट आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उस केस के अंदर आप उसको डेविएशन मिसस्टेटमेंट मान के चलोगे। टॉलरेंस लेवल, मैंने आपको बोला था जितना ज्यादा आपका टॉलरेंस लेवल होगा उतना कम आपका सैंपल साइज होगा, जितना कम आपका टॉलरेंस लेवल होगा उतना ज्यादा आपका सैंपल साइज है। सेम टू सेम जैसे आपका परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी होती है ना,
वही आपका टॉलरेंस लेवल होता है, मोस्टली टाइम वही आपका टॉलरेंस लेवल होता है। नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन, सर मैंने क्या करा, सर मैंने सैंपल साइज को सिलेक्ट किया, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, अब मुझे कोई डेविएशन पता लगा, तो आप उसके नेचर को कंसीडर करोगे, किस टाइप का डेविएशन है, उससे कितना इफेक्ट आएगा, फिर उसके अंदर क्या एनोमली है, क्या एनोमली मतलब यूनिक टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। उस केस के अंदर अगर आपको लगता है एनोमली है, तो आपको हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑब्टेन करनी पड़ेगी बाय परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, कि जो आप एनोमली समझ रहे हो क्या वो सच में पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती, ऐसा आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके यहां पे सर्टेनिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है सर। अब आता है प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, जिसके रिगार्डिंग मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए थे। प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या होता है सर? प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट जहां पे आप प्रोजेक्ट करते हो, आपने सैंपल लिए, लाइक आपने 100 पॉपुलेशन थी, 10 सैंपल के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, 10 के अंदर आपको एक मिसस्टेटमेंट मिल गई, तो अब आप प्रोजेक्ट करोगे 10 सैंपल में मैंने चेकिंग करी तो मुझे एक मिसस्टेटमेंट मिली, अगर मैं पूरी पॉपुलेशन को चेक करता उस केस के अंदर कितनी मिसस्टेटमेंट मिल सकती थी, वो आप कैलकुलेट करें, वो तो आपका प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, जैसे 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, जो आपको बताएगा कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर कहीं ना कहीं 10 मिसस्टेटमेंट हो सकती है, एक्चुअल मिसस्टेटमेंट नहीं है, हो सकती है, आपने प्रोजेक्ट किया है, वो होता है आपका प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। सर अगर कोई एनोमली है, एनोमली को आप एक्सक्लूड करके चलोगे, जब आप प्रोजेक्ट करोगे ना मिसस्टेटमेंट को, उसके टाइम आप एनोमली को एक्सक्लूड करके चलोगे, लास्ट में जाके ऐड कर दोगे अगर वो एनोमली करेक्ट नहीं हुई तो। लास्ट में आता है आपका इवैल्यूएशन रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। देखो अगर आपको सैंपलिंग की रिगार्डिंग ऐसा लग रहा है सर क्या पढ़ा दिया आपने, मैंने क्लास के अंदर काफी अच्छे से एक्सप्लेन कराया था, मैं यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूं। लास्ट में आता है आपका ऑडिट सैंपलिंग का रिजल्ट। सर अगर मैंने सैंपल के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, आपके पास ये हो सकता है सर कि मैं इससे रीजनेबल बेसिस ऑफ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहा। अगर ऐसा आपको लगता है कि ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके सैंपल पे उससे आप रीजनेबल बेसिस ऑफ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे, इट मींस कहीं ना कहीं अब आपका सैंपलिंग बेकार हो गया। उस केस के अंदर आप मैनेजमेंट से बोलोगे मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेट करो और कौन कौन सी मिसस्टेटमेंट हो सकती है पॉपुलेशन के अंदर, आप उसको इन्वेस्टिगेट करो, साथ साथ जो मेरे नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है उसको चेंज करके चलूंगा, उसको टेलर करके चलूंगा। ये आपको कहीं ना कहीं परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि यार रीजनेबल बेसिस ऑफ कंक्लूजन ऑब्टेन नहीं कर पा रहे ऑडिट प्रोसीजर से जो आप सैंपलिंग के ऊपर परफॉर्म कर रहे हो। ये था पूरा आपका एसए 530। एसए 530 के अंदर दिमाग में आना चाहिए सर सैंपलिंग की बात हो रही है, लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। इससे दो टाइप के सैंपलिंग रिस्क आ सकते हैं, हमने देखा था, एक आपकी एफिशिएंसी के ऊपर इफेक्ट लेके आएगा और एक आपका इफेक्टिवनेस के ऊपर इफेक्ट लेके आएगा, जिससे आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। फिर हमने नॉन सैंपलिंग रिस्क देखा। सैंपल साइज, सैंपल डिजाइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सैंपल साइज डिपेंड करेगा आपके टॉलरेंस रिस्क कितना है, अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो कम सैंपल लेके चलना, अगर आप कम रिस्क लेके चलते हो तो ज्यादा सैंपल लेके चलोगे। सर कौन से मेथड को यूज करें सैंपल सेलेक्ट करने के लिए? आपके पास मल्टीपल मेथड है, रैंडम सैंपलिंग, आपका रैंडम सिलेक्शन हो गया, हैप्पीजार्ड सिलेक्शन हो गया, आपके सिस्टमैटिक सिलेक्शन हो गया, मॉनिटरी सिलेक्शन हो गया, ब्लॉक सिलेक्शन हो गया, लास्ट में जाके स्ट्रेटिफिकेशन मैंने आपको बताया था। जैसे आपने सैंपल सेलेक्ट किया उसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, एप्रोप्रिएट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे। सैंपल जब भी आप प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, दो केस मैंने आपको डिस्कस किया था, एक जगह आप रिप्लेस करके चलोगे, दूसरी जगह आप मिसस्टेटमेंट मान के चलोगे। फिर सर जैसे ही मैंने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया सर मुझे मिसस्टेटमेंट मिल गई, तो आप नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन या मिसस्टेटमेंट आप कंसीडर करोगे, उसके अंदर देखोगे एनोमली है, एनोमली तो आपको हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑब्टेन करनी पड़ेगी कि ये सच में पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती। फिर आप प्रोजेक्ट करके चलते हो, लास्ट में कंक्लूजन में अगर आपने कंक्लूड कर ही दिया कि ये रीजनेबल बेसिस ऑफ कंक्लूजन मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा सैंपल से, उस केस के अंदर आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे, मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेट करो, मिसस्टेटमेंट को टेलर करो अपने नीचे टाइम एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को। अब आता है आपका ऐसे 540 जो मोस्टली स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, बट ये फटाफट आप रिवाइज करके चलना। ऑडिट अकाउंटिंग एस्टिमेट, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट ऐसे 540। जब मैं अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात करता हूं ना तो ये काफी बड़ा ऐसे है, बट ध्यान रखना अकाउंटिंग एस्टिमेट आपको पता नहीं कहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पे आपने मैनेजमेंट ने एस्टिमेट यूज करा है, तो सर उसके रिगार्डिंग मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा, इट मींस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। सेकंड, फिर उसके बेसिस पे मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं, फिर मैं उसके बेसिस पे चेकिंग करता हूं। तो आपका यहां पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी होता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी होता है। क्लास के अंदर मैंने काफी अच्छे से बताया हुआ है क्यों हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करें, क्यों फर्दर ऑडिट। ओके सर, जब मैं ऐसे 540 अकाउंटिंग एस्टीमेट की बात कर रहा हूं, एक तो होता है आपका लो लेवल अनसर्टेनिटी, एक होता है आपका हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। लो लेवल अनसर्टेनिटी जहां पे ज्यादा डेविएशन होने के चांसेस नहीं है, ज्यादा चेंज होने के चांसेस नहीं है, ऐसे आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट। जैसे यहां पे जहां पे आपका बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है तो वहां पे आपकी लो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी होता है। आप ऐसा डेटा यूज करो जो रेडीली अवेलेबल है, वहां पे आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट लो लेवल अनसर्टेनिटी होगा। या फिर आप अकाउंटिंग एस्टिमेट में ऐसे मेथड को यूज करो जो सिंपल एंड इजी है, या फिर फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेट करो अकाउंटिंग एस्टिमेट को, तो कहीं ना कहीं वो आपका लो लेवल अनसर्टेनिटी है। या फिर वेल नोन और जनरली एक्सेप्टेड मॉडल को यूज करके चल रहे हो तो वो आपका कहीं ना कहीं लो लेवल अनसर्टेनिटी है। ध्यान से सुनना,
आपका सिंपल या इजी मेथड को यूज कर रहे हो, मॉडल आपका जनरली एक्सेप्टेबल है, या फिर आपका बिजनेस एक्टिविटी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, या फिर आप फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेट कर रहे हो, तो आपकी लो लेवल अनसर्टेनिटी है। हाई लेवल अनसर्टेनिटी कहां पे हो सकती है? जहां पे आपको रेडीली डेटा अवेलेबल ही नहीं है, जहां पे आप आउटकम ऑफ लिटिगेशन की बात कर लो, या फिर पब्लिकली ट्रेड नहीं हो रहा कोई डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट कर रहे हो, तो आपका हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के अंदर आता है। अब सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या करते हैं सर? मैंने आपको बोला था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में सिर्फ आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो, कोई चेकिंग नहीं करते। तो सर अंडरस्टैंडिंग किस चीज के लोगे कि आप देखोगे एएफआरएफ के अंदर क्या क्या बोलता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग, और एज पर मैनेजमेंट प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है नहीं दिए एएफआरएफ के रिगार्डिंग, तो आप वो चेक करते हो कि एएफआरएफ क्या क्या बोलता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग। रिक्वायरमेंट ऑफ एएफआरएफ क्या रिलेवेंट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग द रिलेटेड डिस्क्लोजर। सेकंड, आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे, मैनेजमेंट आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कहां पे अकाउंटिंग एस्टिमेट चाहिए, तो उस केस के अंदर हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई दोस ट्रांजैक्शन इवेंट कंडीशन दैट मे गिव राइज टू नीड ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। साथ साथ आप इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट मुझे ये भी बताओ अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो तो आपको कैसे पता लगता है कि कहां पे आपको चेंज करना है, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस कैसे आप पता करोगे, वो इंक्वायरी भी करोगे मैनेजमेंट के साथ साथ। प्रायर पीरियड का अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर कोई चेंज हुआ है क्या करंट ईयर में, आप वो भी चेक करोगे। और हाउ मैनेजमेंट मेक अकाउंटिंग एस्टिमेट, मैनेजमेंट आप अकाउंटिंग एस्टिमेट कैसे बनाते हो, उन सब चीजों की आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो। ध्यान से सुनो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हो वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना है। एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट क्या, आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी। मैनेजमेंट कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कहां पे अकाउंटिंग एस्टिमेट की नीड है, कहां पे आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज करना है, इंक्वायरी करो उसके रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो। प्रायर पीरियड का अकाउंटिंग एस्टिमेट में कोई चेंज हुआ है उसके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो। मैनेजमेंट आपका प्रोसेस क्या, अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाने का प्रोसेस क्या है, उसके रिगार्डिंग आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो। जब मैं प्रोसेस की बात करता हूं तो कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं इसके अंदर, मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, कंट्रोल कौन सा यूज कर रहे हो, अजम्पशन कौन सा यूज कर रहे हो, क्या मैनेजमेंट आप एक्सपर्ट को लेके आ रहे हो क्या, वो सारी चीजें आप यहां पे कंसीडर करते हो। जब मैं इंक्वायरी की बात कर रहा था ना, मैनेजमेंट कोई चेंज इन सर्कमस्टेंसेस तो नहीं है, उसके रिगार्डिंग आप इंक्वायरी करोगे। चेंज इन सर्कमस्टेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, या क्या पता नए टाइप के ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर हुए हो, लो एंड रेगुलेशन चेंज हो गए हो, या फिर आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो गया हो जिससे आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो रहे हो, इसलिए न्यू कंडीशन और इवेंट अकर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज, न्यू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, टर्म ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज, रेगुलेटरी और अदर चेंज जिसकी वजह से आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं, वो सारी चीजें आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हो। सर अब मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई कहां पे अकाउंटिंग एस्टिमेट यूज हो रहा है, एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट क्या है, मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करिए, मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, इन सब चीजों की मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आप चेकिंग करना स्टार्ट करो। सर चेकिंग कैसे करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कैसे करेंगे, तो देखो एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट क्या थी आपको पता है, तो आप चेक करो एज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफआरएफ के हिसाब से बने नहीं बने, एएफआरएफ के हिसाब से डिस्क्लोजर दिया नहीं दिया, आप वो चेक करोगे। डन सर। सर मैंने देखा था मैनेजमेंट कौन सा मेथड यूज करती है, आपको उसके बारे में पता है, तो मैनेजमेंट का मेथड सही है या नहीं है, आप वो चेक करो। मैनेजमेंट डेटा यूज करी, मैनेजमेंट का डेटा सही है या नहीं है, आप वो चेक करो। वेदर मैनेजमेंट हैज एप्रोप्रिएटली अप्लाइड एएफआरएफ रिक्वायरमेंट, मेथड जो यूज करी वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, अगर चेंज हुआ है अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर ये जो मेथड है जो प्रायर पीरियड का वो आप चेंज कर रहे हो वो करंट केस के अंदर आपका एप्रोप्रिएट है या नहीं है, आप वो चेक करोगे। ठीक है सर, ये तो बेसिक काम हो गया। इसके अलावा और क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, यहां पे आप देखोगे जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो आपका इवेंट अकरिंग अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई आपको इंफॉर्मेशन पता लग रही है क्या, जैसे 31st तक आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट बना दिया, बट 31st के बाद आप जो सब्सिक्वेंट इवेंट को कंसीडर करते हो क्या पता उसके अंदर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की रिगार्डिंग, जहां पे आपको चेंज करना पड़ सकता है, तो आप उसके रिगार्डिंग चेक करोगे। डेटा जो यूज करी वो टेस्ट चेक करोगे, डेटा सही है या नहीं है, कंसीडर करोगे सोर्स रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस ऑफ एक्सटर्नल डेटा, जो भी एक्सटर्नल डेटा यूज किया है उसके सोर्स रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस आप चेक करोगे। इसके लास्ट में आप अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिकैलकुलेट करके देखोगे, जैसे कहीं कहीं पे आपका कैलकुलेशन बेस अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो आप रिकैलकुलेट करके देखोगे जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट मैनेजमेंट ने लिया है वो कैलकुलेशन वाइज सही है या नहीं है। सर अगर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी आपको पता लगा किसी किसी अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर, उस केस के अंदर आपको अलग से और प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। ध्यान से सुनो, उस केस के अंदर आपको अलग से और प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। आप देखोगे कोई अल्टरनेटिव अजम्पशन थी क्या, अल्टरनेटिव आपके पास मेथड था कि अकाउंटिंग एस्टिमेट को कैलकुलेट करने का, अगर था तो मैनेजमेंट ने वो मेथड को यूज क्यों नहीं किया, ये वाला मेथड क्यों यूज किया है, वो आप चेक करोगे। सिग्निफिकेंट अजम्पशन जो भी मैनेजमेंट ने लिए वो रीजनेबल है या नहीं है, रीजनेबलनेस के रिगार्डिंग आप चेक करोगे कि मैनेजमेंट अजम्पशन ले रही है कि फ्यूचर में हम कुछ काम करेंगे जिससे आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट इतना होगा, तो उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट इंटेंड टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन इन फ्यूचर, वो है या नहीं है, आप वो चेक करोगे। और अगर मैनेजमेंट एडिक्वेटली एड्रेस नहीं करी तो ऑडिटर एक काम करो, आप खुद अपनी एक रेंज डेवलप करो कि यार 4 लाख से 6 लाख के बीच में आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट होना चाहिए। फिर उस रेंज के हिसाब से देखो कि मैनेजमेंट का जो अकाउंटिंग एस्टिमेट मैनेजमेंट ने लिया है वो उस रेंज के अंदर फॉल करता है या नहीं करता। उस रेंज के अंदर फॉल कर रहा है तो आप समझ जाना रीजनेबल है, अगर उस रेंज के अंदर फॉल नहीं करता तो समझ जाना यहाँ पे अनरीजनेबल है, उसके रिगार्डिंग आपको और चेकिंग करनी पड़ेगी।
ऑडिटर शैल डेवलप अ रेंज विद इन द इवैल्यूएट द रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। फिर आता है रिव्यू प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट। प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को आप रिव्यू करके चलोगे, उसके आउटकम्स को रिव्यू करोगे, उसके अंदर कई करंट ईयर के अंदर आपको वापस एस्टिमेशन चेंज करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आप उसको रिव्यू करोगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मैनेजमेंट की जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहा हूं कि मैनेजमेंट लास्ट ईयर आपने गलत अकाउंटिंग एस्टिमेट क्यों बनाए थे। हो सकता है प्रीवियस ईयर में आपके पास उतना डेटा अवेलेबल ना हो, इसलिए करंट ईयर में आप उसकी जजमेंट के ऊपर इवेल्युएट नहीं करोगे कि यार उनकी जजमेंट पे क्वेश्चन रेज करे हो। नहीं, हम सिर्फ इवेल्युएट करें जिससे हमें करंट ईयर के बारे में पता लग जाए कि मैनेजमेंट का बायसनेस इन्वॉल्व है या नहीं है, करंट ईयर के अकाउंटिंग एस्टिमेट सही बन रहे हैं नहीं बन रहे, उसके रिगार्डिंग आपको पता लग जाए। ऑडिटर शैल रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिव्यू इज नॉट इंटेंडेड टू क्वेश्चन जजमेंट मेड इन प्रायर पीरियड दैट वर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट टाइम। आपके आउटकम जो होगा वो डिफर हो सकता है। आपने जो प्रायर पीरियड में अकाउंटिंग एस्टिमेट रिकॉर्ड किया था उसके रिगार्डिंग आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का जो अकाउंटिंग एस्टिमेट था प्रायर पीरियड में वो इफेक्टिव था या नहीं था। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे कि प्रॉपर डिस्क्लोज किया नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे कि रीएस्टिमेशन किया नहीं किया प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट को करंट ईयर के अंदर। आपको जब रिव्यू करते हो प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट, यहां से आपको मैनेजमेंट बायसनेस के बारे में पता लग जाता है। लास्ट में आता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट हमने आपसे इंक्वायरी की थी, हम आपसे इंक्वायरी करेंगे तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे। आप ये बताओ कि आपने ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी, जितने भी आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट थे आपने ऑडिटर को बता दिए, साथ साथ आपने एप्रोप्रिएट डिस्क्लोज कर दिया एज पर एएफआरएफ। वो सारी चीजों के रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस आपका सही है नहीं है, उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करो। मैनेजमेंट के इंटेंट के रिगार्डिंग आप कहीं ना कहीं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हो। डिस्क्लोजर एडिक्वेट कंप्लीट है या नहीं, उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करोगे। सब्सिक्वेंट इवेंट प्रॉपर एडजस्ट किए नहीं किए अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हो। लास्ट में जाके प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर अजम्पशन कौन सा यूज किया है, बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है, मेथड कौन सा यूज किया है, वो सारी चीजें आप डिस्क्लोज करके चलते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो ये था पूरा आपका एसए 540। वापस मैं आपको स्पीड में बता रहा हूं, एसए 540 के अंदर एक आपका होता है लो लेवल अनसर्टेनिटी, एक आपका होता है हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। जहां पे भी आपका एस्टिमेशन यूज करते हो कहीं पे आपकी अनसर्टेनिटी लो होती है, कहीं पे आपकी अनसर्टेनिटी हाई होती है। लो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी कहां पे हो सकता है, जहां पे आपका बिजनेस कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजीली अप्लाई कर सकते हो, डेटा रेडीली अवेलेबल है, आप कहीं ना कहीं जनरली एक्सेप्टेड मॉडल यूज कर रहे हो, तो इन सारी केसेस के अंदर लो लेवल अनसर्टेनिटी होती है। हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी जैसे आपका आउटकम ऑफ लिटिगेशन या फिर आपका पब्लिकली ट्रेडेड आपका डेरिवेटिव नहीं है, उस केस के अंदर आपका हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होता है। फिर हम आए थे सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जहां पे ऑडिट अंडरस्टैंडिंग लेता है एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्क्लोजर क्या देने चाहिए, मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है कहां पे अकाउंटिंग एस्टिमेट की रिक्वायरमेंट है, इंक्वायरी करेंगे कोई सर्कमस्टेंसेस के अंदर चेंज तो नहीं हुआ, प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट करंट ईयर में चेंज हो रहे हैं क्या, फिर मैनेजमेंट का अकाउंटिंग एस्टिमेट प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में जैसे मेथड कौन से यूज करें, अजम्पशन कौन से यूज करें, एक्सपर्ट को यूज करें, कंट्रोल कौन से यूज करें, इन सारी चीजों की आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो। इंक्वायरी क्या करेंगे, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस के रिस्पेक्ट में कोई आपका नई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हुई है क्या, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है, क्या लॉ एंड रेगुलेशन चेंज हुई है क्या पता आपके नए अकाउंटिंग एस्टिमेट आए हो, कुछ भी हो आप उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी करोगे। जैसे ही मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लिया, अब मैं करूंगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। यार एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट मुझे पता है ना, अब आप चेक करोगे एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर या नहीं दिया। जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट है वो प्रॉपर एडजस्ट की नहीं की, जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन पता लगी अकाउंटिंग एस्टिमेट की, वो प्रॉपर एडजस्ट किया नहीं किया, जो भी मेथड यूज करे वो एप्रोप्रिएटली अप्लाई किया नहीं किया, वो सारी चीजों के रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन करोगे। साथ साथ आपको एडिशनल और चेकिंग करनी पड़ती है कि टेस्ट ऑफ डेटा, जो आप डेटा यूज कर रहे हो टेस्ट ऑफ डेटा आप चेक करोगे, सोर्स रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस आप चेक करोगे सोर्स डेटा की, एक्सटर्नल डेटा की। और अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार अकाउंटिंग एस्टिमेट आपके ज्यादा अनसर्टेनिटी वाले हैं, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वाले हैं, वहां पे आपको जो अजम्पशन आप यूज करें उसके अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो उसको क्यों यूज नहीं किया, आपकी जो अजम्पशन है वो रीजनेबल है नहीं, आप वो चेक करोगे। रीजनेबलनेस के रिगार्डिंग मैनेजमेंट का इंटेंट क्या है टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, वो आप चेक करोगे। और अगर मैनेजमेंट सही से असेसमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही तो ऑडिटर खुद एक डेवलप करेगा रेंज और रीजनेबलनेस को चेक करेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट की। आप रिव्यू भी कर सकते हो प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट, बट वहां पे आप क्वेश्चन रेज नहीं करें मैनेजमेंट के जजमेंट के ऊपर, आप जस्ट रिव्यू कर रहे हो कि जो भी डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, मैनेजमेंट का प्रोसेस सही है या नहीं है, और आपको मैनेजमेंट के बायसनेस के बारे में पता लग जाएगा। ये था पूरा आपका एसए 540। जब मैं एसए 550 की बात करता हूं रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी की जब मैं बात करूंगा इट मींस आपको पता है रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुई होगी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको कैसे पता कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुई किसके साथ नहीं हुई। तो एक काम करते हैं ना सर, सबसे पहले मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेता हूं कौन कौन आपकी रिलेटेड पार्टी, किसके साथ आपने ट्रांजैक्शन करी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, तो ये आप इंक्वायरी करके अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लोगे, फिर आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। तो सर मैं क्या करूं, मैनेजमेंट के पास जाऊं, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूं मैनेजमेंट आपकी कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी है, ओके। सेकंड इसके अलावा आपको उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है, ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या ट्रांजैक्शन
ट्रांजेक्शन करी, उसके साथ मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी, मैनेजमेंट ने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी। साथ साथ आप एंगेजमेंट टीम से डिस्कस करोगे कि यार देखो रिलेटेड पार्टी के अंदर फ्रॉड हो सकता है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करके चलना, हो सकता है मैनेजमेंट ने आपको कुछ रिलेटेड पार्टी नहीं बताई हो, तो अगर आपको मिलती है तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करोगे एंगेजमेंट टीम के अंदर। ये सारी चीज आप डिस्कस करते हो एंगेजमेंट टीम से। और आपको सच में हो सकता है क्या पता मैनेजमेंट ने आपसे कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन छुपाई हो, इसलिए आपको अलर्टनेस मेंटेन करके चलनी पड़ती है। जब भी आप कोई दूसरे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे तो वहां पे आपको अलर्ट रह के चलना है कि क्या पता आपको कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मिल जाए जो मैनेजमेंट आपको नहीं बताई या मैनेजमेंट खुद आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उस केस के अंदर आपको वो चेकिंग करके चलना पड़ेगा। सर जब मैं दूसरे प्रोसीजर चेक कर रहा था मुझे कुछ चीजें मिली, आपको कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिली जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? सर मैं इवैल्यूएट करूंगा, जो भी इंस्पेक्ट करूंगा, जो भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा उस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी के साथ, उसके रिगार्डिंग आप उसको इंस्पेक्ट करोगे। प्रॉपर्ली आपने अकाउंट किया नहीं किया, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया नहीं किया, डिस्क्लोज किया नहीं किया, प्रॉपर ऑथराइज थी ना उस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में, और कहीं ये बिजनेस रेशनल है या नहीं, क्या पता ये सिर्फ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के चक्कर में ट्रांजैक्शन हुई हो, तो वो सारी चीजें आप इवैल्यूएट करते हो। सर अगर मुझे कोई ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिल गई जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं करी थी या फिर ऑडिटर के साथ डिस्क्लोज नहीं करी थी, तो आप क्या करते हो? प्रॉम्प्टली आप एंगेजमेंट टीम के पास जाते हो, डिस्कस करते हो कि अरे देखो देखो मुझे कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी मिल गई जिसके साथ मैनेजमेंट ने हमें बताया नहीं था। तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? एंगेजमेंट टीम से कम्युनिकेट करोगे, फिर आप मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करोगे, मैनेजमेंट मुझे नई रिलेटेड पार्टी मिली है। अब आपका काम क्या है? ये नई रिलेटेड पार्टी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आप उसको आइडेंटिफाई करके मुझे दोगे, और ऑडिटर ये भी इवैल्यूएट करेगा कि यार मैनेजमेंट ने जो ये नई रिलेटेड पार्टी के बारे में मुझे नहीं बताया, मैनेजमेंट खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, क्या ये इंटेंशनल तो नहीं था? अगर इंटेंशनल था तो आपको इंप्लीकेशन देखना पड़ेगा, आपकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या इंप्लीकेशन आएगा, साथ साथ सब्टेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा उस रिलेटेड पार्टी के रिस्पेक्ट में। कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस रेज हो जाते हैं जहां पे आपको टीसीडब्ल्यूसी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूं टीसीडब्ल्यूसी से छोटे मोटे मैटर कम्युनिकेट करते हो क्या? नहीं, आप उनसे सिग्निफिकेंट मैटर कम्युनिकेट करते हो। तो इस केस के अंदर रिलेटेड पार्टी के रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट मैटर है आप टीसीडब्ल्यूसी से कम्युनिकेट करोगे। कौन कौन से मैटर हो सकते हैं? जैसे नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी, आप टीसीडब्ल्यूसी से कम्युनिकेट करोगे। सर मेरा मैनेजमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट हो रहा है रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर, तो आप कम्युनिकेट करोगे। सर कोई मुझे ऐसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिल गई जो अप्रूव्ड ही नहीं थी, तो आप कम्युनिकेट करोगे। सर मुझे डिफिकल्टी हो रही है टू आइडेंटिफाई द अल्टीमेट कंट्रोल किसका एंटिटी के ऊपर, तो आप टीसीडब्ल्यूसी से कम्युनिकेट करोगे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप टीसीडब्ल्यूसी से कम्युनिकेट करके चलते हो। लास्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन कर लेते हैं। मैनेजमेंट आपने सारे जितने भी आपको पता था रिलेटेड पार्टी के रिस्पेक्ट में सारे आपने ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। देखो नॉर्मली रिलेटेड पार्टी के बारे में एएफआरएफ आपको बता के चलता है, तो एएफआरएफ जो बताएगा उसके रिगार्डिंग एएफआरएफ की जो डेफिनेशन होगी रिलेटेड पार्टी की वही आपको यूज करके चलनी है। बट अगर एएफआरएफ साइलेंट है रिलेटेड पार्टी के रिस्पेक्ट में, तो आपकी रिलेटेड पार्टी कौन होगी? तीन आपकी रिलेटेड पार्टी होगी। अगर ए का बी के ऊपर कंट्रोल, ए और बी रिलेटेड पार्टी, बी का ए के ऊपर कंट्रोल, ए और बी रिलेटेड पार्टी, और अगर ए और बी का दोनों के ऊपर कंट्रोल किसका है? किसी कॉमन पर्सन का है, किसी कॉमन एंटिटी का है, तो उस केस के अंदर भी ए और बी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। बट अगर कॉमन कंट्रोल किसी गवर्नमेंट का है उस केस के अंदर दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं होगी, अनलेस दे शेयर अ रिसोर्स टू द सिग्निफिकेंट एक्सटेंट विद वन अनदर, उस केस के अंदर रिलेटेड पार्टी मान लेंगे, अदरवाइज आप रिलेटेड पार्टी मान के नहीं चलोगे इन केस कॉमन कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये मैं बात कर रहा हूं जब आपके एएफआरएफ की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे आपको एएफआरएफ के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे इंडिया 24 बोलता है रिलेटेड पार्टी, तो आप वहां पे आपको इंडिया 24 देखना पड़ेगा, ना कि ये वाले पॉइंट आपको दिखने पड़ेंगे। ये था पूरा आपका एसए 550। जब हम आते हैं एसए 560 पे, ऐसे 560 की रिगार्डिंग जब मैं बात करता हूं तो यहां पे आपके सर्टेन सब्सिक्वेंट इवेंट की रिगार्डिंग बात करते हैं। अब सब्सिक्वेंट इवेंट आपके तीन पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। एक तो अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होगा, एक आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होगा। फिर आफ्टर द डेट के अंदर दो पार्ट है कि एक तो बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड तक की पार्ट होगा, एक आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड, आपको कोई फैक्ट पता लगा वो वाली बात होगी। तो यहां पे आपके तीन सब्सिक्वेंट इवेंट बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट वाला, जहां पे अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपको कोई इवेंट मिलता है तो ऑडिटर आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, ध्यान से सुनो, ऑडिटर आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। ऑडिट रिपोर्ट तक आप अगर आपको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिलता है आपको उसके रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो यहां पे आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट है उसके रिगार्डिंग। सर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा? आप मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे, मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे। मैनेजमेंट आप सब्सिक्वेंट इवेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, आपका प्रोसेस क्या है, उसके रिगार्डिंग आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट टू एंश्योर दैट सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाइड। सेकंड आप देखोगे मैनेजमेंट आपको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिला के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट होगा
उसके रिगार्डिंग आप इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से। फिर आप रीड करोगे मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो सब्सिक्वेंट आपके फाइनेंशियल ईयर के बाद जो भी मीटिंग हुई होगी उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग को रीड कर सकते हो या रिव्यू कर सकते हो। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपके इंटरिम क्वार्टर के, जो नेक्स्ट क्वार्टर के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उसको आप रिव्यू कर सकते हो, वहां से आपको सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में पता लग जाएगा। तो दीज प्रोसीजर आर मैंडेटरी, ऑडिटर को प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट। लेकिन सर अगर मैं ऑलरेडी कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर चुका हूं, उससे सब्सिक्वेंट इवेंट के रिगार्डिंग भी मैं कंक्लूजन पे आ पा रहा हूं, तो उसके रिगार्डिंग आपको वापस प्रोसीजर परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको किसी किसी मैटर के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी पड़ेगी मैनेजमेंट से। सर कौन कौन से मैटर के रिस्पेक्ट में? मैंने आपको बोला था बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट को याद करो सर। कैपिटल, क्या आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, इसकी इंक्वायरी करोगे। सर उसके बाद आया मेरा लोन्स एंड लोन्स के रिगार्डिंग, तो आपने कोई नई बोरोइंग करी है क्या, आपको कोई नई गारंटी दी है क्या, उसके रिगार्डिंग आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे। सर एसेट्स की साइड आया तो क्या आपके ट्रेड रिसीवेबल की रिकवरी हुई है क्या, कोई आपके एसेट्स की रिकवरी हुई है क्या, आप उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी करोगे। क्या आपके एसेट्स को एप्रोप्रिएट किया है, गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय किया है, तो आप उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी करोगे। क्या आपने एसेट्स परचेज करिए, सोल्ड करिए, उसके रिगार्डिंग आप इंक्वायरी करोगे। तो आपको बैलेंस शीट इमेजिन करना है, उसके रिगार्डिंग आपको देखना है कैपिटल इंक्रीज हुई है, कोई न्यू कमिटमेंट बोरिंग है क्या, क्या आपके रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट्स हुई है, कि एसेट्स एप्रोप्रिएट करिए, क्या गवर्नमेंट ने सेल या एक्विजिशन ऑफ एसेट्स हुआ है क्या। ये सारी आप स्पेसिफिक इंक्वायरी करते हो बैलेंस शीट को दिमाग में रखते हुए। लास्ट में हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन कर लेते हैं मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी की, आपको जो भी आपको एडजस्ट करने थे सब्सिक्वेंट इवेंट आपने एडजस्ट कर दिए, उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करेंगे। ये तो था जब भी आपको अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपको कोई इवेंट या कंडीशन पता लगता है। बट सर हुआ क्या, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मुझे कोई ऐसे फैक्ट पता लगे, तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा। देखो अगर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अगर आपको कुछ फैक्ट पता लगते हैं तो ऑडिटर आपकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की जरूरत भी नहीं है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अगर आपको कोई फैक्ट पता लगता है तो। लेकिन अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि ये फैक्ट अगर मुझे पहले पता लग जाता, ये फैक्ट अगर मुझे पहले पता लग जाता बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट, मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर देता। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है उस फैक्ट के बारे में, तो वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट से बोलेगा मैनेजमेंट यार ये मुझे फैक्ट पता लगा है, आप इस फैक्ट को कैसे एड्रेस करोगे, क्या इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट करोगे, क्या आप ये 2-3 पॉइंट मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे। डिस्कस विद द मैटर विद द मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होने की रिक्वायरमेंट है क्या, मैनेजमेंट आप इस मैटर को कैसे एड्रेस करोगे। आपने मैनेजमेंट से डिस्कस किया, अब 2 केस होंगे, या तो मैनेजमेंट बोल देगी यार ठीक है यार हम अमेंड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस केस के अंदर तो आपको प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, अब आपकी रिस्पांसिबिलिटी आ जाएगी। बट अगर मैनेजमेंट बोलता नहीं यार अमेंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी आप अमेंड करके मत चलना, अपनी ऑडिट रिपोर्ट को वैसे ही रहने देना। अगर मैनेजमेंट अमेंड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, अमेंडमेंट के ऊपर अपने ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड करना पड़ेगा टू द न्यू ऑडिट रिपोर्ट, और जो आपकी नई ऑडिट रिपोर्ट होगी ना, उसकी जो डेट होगी वो आपकी अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो अप्रूवल होगा उसके बाद वाली डेट होगी। लाइक ये आपने यहां पे ऑडिट रिपोर्ट इशू करी, यहां पे अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो जो आपकी नई ऑडिट रिपोर्ट की डेट होगी वो इसके बाद होगी, इससे पहले नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी जो ऑडिट प्रोसीजर है वो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर होंगे, तो इसके बाद ही आपकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट होगी। साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात, सर अगर ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी शेयर होल्डर तक पहुंच चुकी है, यूजर्स तक पहुंच चुकी है, तो उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट आपको कुछ रीजनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमेंट करा, मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट कमेंट करा, तो ये बात यूजर्स को पता लगनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग आप क्या रीजनेबल स्टेप्स ले रहे हो, उसके रिगार्डिंग भी रिव्यू करेगा ऑडिटर इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड। तो ये आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आपको आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अगर आपको कोई फैक्ट पता लगता है, नॉर्मली आपकी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, बट अगर ऑडिटर को लगता है ये फैक्ट अगर पहले पता लग जाता तो ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर देता, तो ये मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप इस मैटर को कैसे एड्रेस करोगे, क्या अमेंड होने की रिक्वायरमेंट है क्या। अगर मैनेजमेंट बोलते अमेंड होने की रिक्वायरमेंट है, तो आपको एप्रोप्रिएट प्रोसीजर कैरी आउट करना पड़ेगा, अमेंडमेंट पे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट को, अब अपने ऑडिट प्रोसीजर को टू द न्यू ऑडिट रिपोर्ट, और जो आपकी नई ऑडिट रिपोर्ट है उसकी डेट आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ अगर यूजर्स तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंच चुके हैं, ऑडिट रिपोर्ट पहुंच चुकी है, तो मैनेजमेंट क्या रीजनेबल स्टेप्स ले रही है यूजर्स को पता करने के रिगार्डिंग, कि यूजर्स को पता चल जाए कि हमने नई अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नई अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट को इशू किया है। अब सर एक केस आया, सर हुआ क्या कि देखो मैनेजमेंट तो अमेंड करिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट मैनेजमेंट ने सिर्फ उस अमेंडमेंट को कंसीडर नहीं किया जिसके रिगार्डिंग अमेंड करना चाहिए था, मैनेजमेंट ने सारी अमेंडमेंट को कंसीडर कर लिया। तो सर एज ए ऑडिटर मुझे तो इतने सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे? नहीं, अगर लॉ एंड रेगुलेशन मैनेजमेंट को प्रोहिबिट नहीं करता रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्टिंग अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट को कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, मैनेजमेंट ने सारी अमेंडमेंट को इंक्लूड कर दिया। ऑडिटर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, आप अपने ऑडिट प्रोसीजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो टू दैट अमेंडमेंट ओनली, जो अमेंडमेंट के रिगार्डिंग आपको लगता
था कि आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दोगे अगर आपको ये पहले पता लगता, तो आप सिर्फ उसी अमेंडमेंट को कंसीडर करके चलना। ओके, उस केस के अंदर आप एक काम कर सकते हो, या तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर दो, पुरानी वाली ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर दो, उसके अंदर नई डेट इशू कर दो, नई डेट और लिख दो पुरानी डेट के साथ, या फिर आप नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करो, उसके अंदर ईओएम ओएम पैराग्राफ आ जाएगा जहां पे आप एक्सप्लेन करोगे कि जो हमारे ऑडिट प्रोसीजर है वो रिस्पेक्टिव टू दैट अमेंडमेंट तक है, उस अमेंडमेंट तक है, हमने सारे सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट को कंसीडर नहीं किया जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किया है, ऐसा आप डिस्क्लोजर देके चलोगे। अब सर इसके अंदर भी दो पार्ट आ जाते हैं। सर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक इशू नहीं हुए, अब आते हैं इंपॉर्टेंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक इशू नहीं हुए और मैनेजमेंट से हमने डिस्कस किया, मैनेजमेंट हमें कुछ ऐसा फैक्ट मिला है जिसको अगर पहले मुझे पता लगता तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर देता, अब बताओ इसको आप चेंज करोगे नहीं करोगे? मैनेजमेंट बोले देखो लॉ एंड रेगुलेशन हमें अमेंड करने को नहीं बोल रहा, हम अमेंड नहीं करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट ऑडिटर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होने चाहिए। ध्यान से सुनो, ऑडिटर को चुनो, मैनेजमेंट बोल रही लॉ एंड रेगुलेशन कुछ नहीं बोलता, एएफआरएफ कुछ नहीं बोलता अमेंडमेंट की रिगार्डिंग, हम अमेंड नहीं करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट ऑडिटर को लगता है कि यार मैनेजमेंट को अमेंड करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस केस के अंदर ऑडिटर, अगर आपने अभी तक ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट को नहीं दी, अभी तक आपने ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट को नहीं दी, उस केस के अंदर तो आप मॉडिफाई कर देना। अगर आप ऑलरेडी मैनेजमेंट को अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे चुके हो तो मैनेजमेंट को नोटिफाई कर देना, मैनेजमेंट इस रिपोर्ट को यूज मत करना, मैं अपनी एक अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट आपको इशू कर रहा हूं, आप उसको यूज करना। ये तो था जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक इशू नहीं हुए। सर अगर ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुके हैं, शेयर होल्डर तक पहुंच चुके हैं, उस केस के अंदर अगर मैनेजमेंट को अमेंड करनी चाहिए थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर को लगता है, बट मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड नहीं कर रहा, उस केस के अंदर ऑडिटर क्या करेगा, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो शेयर होल्डर तक पहुंच चुके हैं, उस केस के अंदर नोटिफाई करेगा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को कि ऑडिटर विल सीक द प्रिवेंट फ्यूचर रिलायंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। इस केस के अंदर आपको लीगल एडवाइस भी लेनी पड़ सकती है। ये था पूरा आपका एसए 560। दिमाग में आने चाहिए सर हमारे मेन तो दो ही प्रोसीजर है, देखो अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है आपका वो इवेंट आ गया, एक आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के आपके फैक्ट कंसीडर होंगे। अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिलता है ना, उसके रिगार्डिंग तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी, आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। वहां पे कुछ ऑडिट प्रोसीजर थे कि मैनेजमेंट आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, आपका प्रोसेस क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगा। इंक्वायरी करूंगा मैनेजमेंट आपने कौन कौन से इवेंट को आइडेंटिफाई किया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट होंगे, आप रिव्यू करोगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग को रिव्यू करोगे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ओके, फिर आप स्पेसिफिक इंक्वायरी करते हो बैलेंस शीट के अंदर जो जो आइटम है उसके रिगार्डिंग। अब आता है सर फैक्ट, अगर आपको आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पता लगता है तो ऑडिटर आपकी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, बट अगर आपको लगता है ये फैक्ट पहले पता लग जाता तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर देते। उस केस के अंदर आप डिस्कस करोगे मैनेजमेंट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, साथ साथ आप इस मैटर को कैसे एड्रेस करोगे, मैनेजमेंट से आप ये चीजें डिस्कस करोगे। अगर मैनेजमेंट अमेंड कर रहा है तो आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा अमेंडमेंट के ऊपर, आप एक्सटेंड करोगे अपने ऑडिट प्रोसीजर को टू द न्यू ऑडिट रिपोर्ट, न्यू ऑडिट रिपोर्ट की डेट आप कंसीडर करके चलोगे। अगर ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुके हैं तो शेयर होल्डर तक कैसे कैसे रीजनेबल स्टेप्स लिए जा रहे हैं, शेयर होल्डर को पता लग जाए, उसके रिगार्डिंग में आप रिव्यू करोगे। फिर हमने देखा था सर लास्ट में जाके एक तो लॉ एंड रेगुलेशन का, अगर लॉ एंड रेगुलेशन प्रीक्लूड नहीं करती मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट सारी अमेंडमेंट को इंक्लूड कर रहा है, आप अपने ऑडिट प्रोसीजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो टू दैट अमेंडमेंट ओनली। अगर अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ और आपको लगता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होनी चाहिए, मैनेजमेंट अमेंड नहीं कर रही, उस केस के अंदर आप देखोगे क्या ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, यस ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, तो आप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दोगे कि इस ऑडिट रिपोर्ट को यूज मत करना, मैं अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग ऑडिट रिपोर्ट अभी तक आपने इशू करके मैनेजमेंट को दी नहीं है, साइन आपने कर दी बट ऑडिट रिपोर्ट अभी तक मैनेजमेंट को दी नहीं है, तो उस साइन वाली ऑडिट रिपोर्ट को काट के आप क्या करना, उसके अंदर अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करके चलना। अगर ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुके हैं, शेयर होल्डर तक पहुंच चुके हैं, उसके अंदर आप नोटिफाई करोगे मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को कि ऑडिटर विल सीक द प्रिवेंट ऑफ फ्यूचर रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ये था पूरा आपका एसए 560। जब मैं 560 की बात कर रहा था सब्सिक्वेंट इवेंट, अब आता है हमारे यहां पे एसए 570 गोइंग कंसर्न। एसए 570 गोइंग कंसर्न, जब मैं गोइंग कंसर्न की बात कर रहा हूं तो यहां पे आपको क्या देखना पड़ेगा कि एंटिटी फ्यूचर में कंटिन्यू कर भी पाएगी नहीं कर पाएगी, उसके रिगार्डिंग आप मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया और ऑडिटर भी इवैल्यूएट करेगा। तो सर ऑडिटर को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कोई सिग्निफिकेंट डाउट तो नहीं है एंटिटी की एबिलिटी पे टू कंटिन्यू इन फ्यूचर और नोट। उसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले मैनेजमेंट आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, आपने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अजम्पशन में बनाए या नहीं बनाए? यस सर मैंने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अजम्पशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। किस बेसिस पे बनाए? क्या आपने असेसमेंट परफॉर्म किया था? क्या आपने खुद ने देखा था कि एंटिटी कंटिन्यू कर पाएगी नहीं कर पाएगी? हाँ, मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म किया था। इफ मैनेजमेंट ने ऑलरेडी असेसमेंट परफॉर्म किया है तो मैनेजमेंट आपने जब असेसमेंट परफॉर्म किया कि आपको कोई ऐसे इवेंट और कंडीशन पता लगे जिससे सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट हो सके एंटिटी की एबिलिटी पे टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न और नोट,
या फिर मैनेजमेंट आपने असेसमेंट परफॉर्म नहीं किया, तो आपने किस बेसिस पे गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज कर लिया, उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया जब अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म किया उसके रिगार्डिंग आप इवेल्युएट कर लेना। सेकंड, आप खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कोई इवेंट और कंडीशन जिससे सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट हो एंटिटी की एबिलिटी पे टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। सर इवेंट और कंडीशन क्या हो सकते हैं, वो सारे आपके मल्टीपल इंडिकेटर्स यहां पे गिवन है। जैसे एसे 240 के अंदर फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते थे, सेम यहां पे आपके इंडिकेटर्स गिवन है कि यार इन इंडिकेटर्स को देखना, इन इंडिकेटर्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको सिग्निफिकेंट डाउट हो सकता है। जरूरी नहीं अगर ये इंडिकेटर है तो यहां पे आपका गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट ही होगा, नहीं, आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि यार ये इंडिकेटर्स जो है इससे सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट हो रहा है कि एंटिटी की एबिलिटी पे टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न और नोट। तो यहां पे आप इंडिकेटर्स को भी कंसीडर करोगे। इंडिकेटर्स को एक बार रीड कर लेना, लर्न तो मत करना, रीड कर लेना जरूर, क्योंकि यहां से आपका एमसीक्यू बन सकता है। अब आते हैं हम सर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे। अब सर मुझे पहले मैंने मैनेजमेंट से इंक्वायरी की, मैनेजमेंट आपने असेसमेंट परफॉर्म किया है नहीं किया, मैनेजमेंट बोला असेसमेंट परफॉर्म किया, तो मैनेजमेंट से पूछ लिया आपने इवेंट और कंडीशन जो आपको पता लगे वो ऑडिटर को बता दो। लेकिन सर मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म किया, मैनेजमेंट का असेसमेंट सही है या नहीं है आपको वो चेक करना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग क्या करूं सर, इवेल्युएट करो मैनेजमेंट के असेसमेंट को। मैनेजमेंट के असेसमेंट को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं सर, मैनेजमेंट ने जितना पीरियड कवर किया है ऑडिटर आप भी उतना पीरियड कवर करो और आप खुद असेसमेंट करके देखो कि मैनेजमेंट के असेसमेंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑडिटर शैल कवर द सेम पीरियड एज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट टू मेक असेसमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द एएफआरएफ। बट ध्यान रखना अगर मैनेजमेंट ने 12 मंथ से कम के पीरियड को कंसीडर किया है तो ऑडिटर आप रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट से कि एटलीस्ट आप 12 मंथ तक के पीरियड को कवर करो। If management assessment covered less than 12 months from the date of financial statement, auditor shall request management to extend its assessment period to at least 12 months from the date of financial statement. Auditor जितनी भी इंफॉर्मेशन से अवेयर है, क्या सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने अपने असेसमेंट के अंदर यूज करी नहीं करी, आप वो भी इवेल्युएट करोगे। तो ऐसे आप मैनेजमेंट के असेसमेंट को इवेल्युएट कर लेते हो। ध्यान से सुनना, अभी तक आप क्या कर रहे थे सर, मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कोई इवेंट और कंडीशन तो नहीं जिससे सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट हो। अगर इवेंट और कंडीशन है उसके रिगार्डिंग मैं प्रोसीजर परफॉर्म करके कंक्लूड कर दूंगा कि यहां पे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती नहीं करती, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो जब मैं इवेंट और कंडीशन को आइडेंटिफाई करने गया तो कैसे करूंगा, एक तो सर मैं खुद आइडेंटिफाई कर लूंगा, जब चेकिंग करूंगा उससे पता लग जाएगा। सेकंड, आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो, मैनेजमेंट आपने असेसमेंट परफॉर्म किया नहीं किया। अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म किया तो मैनेजमेंट आपको कोई इवेंट और कंडीशन मिले तो मुझे बता दो। अगर मैनेजमेंट आपने असेसमेंट परफॉर्म नहीं किया तो आपने किस बेसिस पर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज कर ली, ये आप उनसे पूछोगे। फिर आपको इंडिकेटर्स आप खुद चेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। फिर क्या करूं सर, अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म किया तो एक काम करना, मैनेजमेंट के असेसमेंट को भी इवैल्यूएट कर लेना। अब आपको इवेंट और कंडीशन मिल गए, ये सर मुझे इवेंट और कंडीशन मिल गए जिससे सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट हो रहा है एंटिटी की एबिलिटी पे टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न और नोट। अब एक काम करो, आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो उन इवेंट और कंडीशन के ऊपर और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उन इवेंट और कंडीशन के बेसिस पे आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो सर क्या एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करें, सिंपल से मैंने बोला था आपको इसको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खुद सोचो यार, मैनेजमेंट आपने असेसमेंट परफॉर्म नहीं किया, मुझे इवेंट और कंडीशन मिल गए, इट मींस अब असेसमेंट जरूरी है, तो अब आप अपना असेसमेंट परफॉर्म करो। अब आप अपना असेसमेंट परफॉर्म करो। सेकंड, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, हमें जो इवेंट और कंडीशन मिले इससे सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट हो रहा है, अब इसको ओवरकम करने का आपका प्लान क्या है, क्योंकि आपको इस सिचुएशन को रिजोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके एंटिटी के ऊपर डाउट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट आपका प्लान क्या है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस के रिगार्डिंग इन रिलेशन टू गोइंग कंसर्न असेसमेंट और वेदर आउटकम ऑफ द प्लान में इंप्रूव द सिचुएशन और नॉट, आप वो इवेल्युएट करोगे। अगर मैनेजमेंट ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, ध्यान से सुना, अगर एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है तो ऑडिटर आप उसको भी इवेल्युएट करोगे। सर क्या इवेल्युएट करें, जो भी अजम्पशन मैनेजमेंट ले रही है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, जो भी डेटा मैनेजमेंट ने यूज किया है वो कैश फ्लो फोरकास्ट बनाने में वो रिलायबल है या नहीं है। आप ये दोनों चीजें इवेल्युएट करते हो कैश फ्लो फोरकास्ट के रिस्पेक्ट में। आईसीआई कैसे आपको कंफ्यूज करेगी, आईसीआई बोलेगी कैश फ्लो फोरकास्ट की जगह प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, क्या आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट को इवेल्युएट करना है क्या, नहीं, आपको कैश फ्लो फोरकास्ट को ही इवेल्युएट करना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट ने बनाया है, आप एडिशनल फैक्ट को भी कंसीडर करोगे, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन कर लोगे, मैनेजमेंट जो भी आपका फ्यूचर प्लान है वो मुझे लिख के
दे दो। ये आपके एडिशनल फैक्ट होते हैं। जैसे आपको इवेंट और कंडीशन पता लगा, सर मैं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा जिससे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूंगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। 5 आपके एडिशनल प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट, आपने असेसमेंट परफॉर्म नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं असेसमेंट परफॉर्म करो, क्योंकि मुझे इवेंट और कंडीशन मिल गए। मैनेजमेंट आपके फ्यूचर प्लान क्या है, कैसे आप ओवरकम करोगे इस सिचुएशन से, वो आप इवैल्यूएट करोगे। मैनेजमेंट कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, मैं उसको इवैल्यूएट करूंगा, उसकी रिलायबिलिटी ऑफ डेटा के रिगार्डिंग, और आपकी एजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नहीं वो चेक करूंगा। इसके अलावा एडिशनल फैक्टर और मैटर आपको पता लगता है तो आप उसको कंसीडर करोगे, लास्ट में जाकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करोगे मैनेजमेंट से। अब आता है सर ऑडिटर का कंक्लूजन, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब मैं कंक्लूजन की बात करता हूं तो ऑडिटर देखेगा क्या इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करते थे। यस सर, इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करते थे। क्या यहां पे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। यस सर, मैंने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, मुझे पता लगा मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। इवेंट और कंडीशन भी है, मटेरियल अनसर्टेनिटी भी है, बट ऑडिटर ने कंक्लूड किया गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है। सर ऑडिटर कैसे कंक्लूड कर सकता है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है। अरे मैनेजमेंट के प्लान होंगे उस सिचुएशन को ओवरकम करने का। इट मींस ऑडिटर को कहीं ना कहीं लग रहा है यार मैनेजमेंट इस सिचुएशन को ओवरकम कर जाएगी, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है। लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। इस केस के अंदर ध्यान से सुनो, जहां पे इवेंट और कंडीशन है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, बट गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है, तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिए नहीं दिए, ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा। सर मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे इस केस के अंदर? 4 डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। एक तो कौन कौन से इवेंट और कंडीशन थे, अगर आप बोल रहे इवेंट और कंडीशन है तो कौन कौन से इवेंट और कंडीशन थे। सेकंड, मैनेजमेंट का प्लान क्या है उस सिचुएशन को ओवरकम करने के रिगार्डिंग, और आप यहां पे बताओगे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। फोर्थ में आपकी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज नहीं कर सकते, ये आप 4 डिस्क्लोजर दोगे। कौन 4 डिस्क्लोजर देगा? मैनेजमेंट देगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऑडिटर इसको इवैल्यूएट करेगा 4 डिस्क्लोजर दिए या नहीं दिए। सर अगर इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, मैंने एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म किया, मुझे कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो साफ साफ पता है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट होगी। उस केस के अंदर इवेंट और कंडीशन के रिगार्डिंग आपको एप्रोप्रिएट एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिए नहीं दिए, ऑडिटर वो इवैल्यूएट करेगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की डिस्क्लोजर की बात हो रही है। अब आता है सर इंप्लीकेशन, ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर क्या इंप्लीकेशन आएगा। देखो, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनएप्रोप्रिएट है, ऑडिटर को लगता था लिक्विडेशन बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने चाहिए, मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज करिए, इट मींस अब आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, एडवर्स ओपिनियन आएगा। एडवर्स ओपिनियन आएगा। सर अगर मैनेजमेंट खुद लिक्विडेशन बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दे और एक्चुअल में लिक्विडेशन बेसिस पे बनानी चाहिए थे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने। इस केस के अंदर आपका अनमोडिफाइड आएगा। ओके सर, अब सेकंड केस में देखो, सर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो एप्रोप्रिएट है, ऑडिटर को लगता है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है, बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। मटेरियल अनसर्टेनिटी कब एग्जिस्ट करेगी? जब इवेंट और कंडीशन होंगे। इट मींस इवेंट और कंडीशन है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है और गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है, ऑडिटर को ऐसा लगता है। इस केस के अंदर क्या होगा सर? आप देखो, हमने देखा था सर ये सेम टू सेम केस के अंदर मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये 4 डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। क्या मैनेजमेंट ने वो 4 डिस्क्लोजर दिए या नहीं दिए? अगर मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने, क्योंकि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो एप्रोप्रिएट है। मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दिए, इट मींस आपका अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा। बट इसके साथ साथ आपको MURGC पैराग्राफ देना पड़ेगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ आपको देना पड़ेगा। लेकिन सर वो 4 डिस्क्लोजर जो मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देने चाहिए थे ना, मैनेजमेंट ने चारों दिए नहीं, या फिर कुछ दिए कुछ डिस्क्लोजर नहीं दिए। इस केस के अंदर आपको कहीं ना कहीं एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिए मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उस केस के अंदर आपको क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन मेंशन करके आना पड़ेगा। क्वालिफाइड कब आएगा? जब आपका इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर होंगे। इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर मतलब कुछ डिस्क्लोजर दिए कुछ नहीं दिए 4 में से। एडवर्स कब आएगा? जब आपने एक भी डिस्क्लोजर नहीं दिया। जब आपने एक भी डिस्क्लोजर नहीं दिए उस केस के अंदर आपका एडवर्स ओपिनियन आएगा। लेकिन अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी। देखो जो ये MURGC पैराग्राफ है ये कब आएगा? एक तो आपका MURGC है, इट मींस मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है, उसी केस के अंदर आपका MURGC पैराग्राफ आएगा। सेकंड, उस केस के अंदर आपका अनमोडिफाइड ओपिनियन होना चाहिए। अनमोडिफाइड ओपिनियन मतलब मैनेजमेंट प्रॉपर डिस्क्लोजर दे दे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तभी तो आपका अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा मटेरियल अनसर्टेनिटी के केस में। तो जब मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर दे दिए उस केस के अंदर आपका अनमोडिफाइड आएगा। सिर्फ उसी केस के अंदर MURGC पैराग्राफ आएगा, ना इस केस के अंदर MURGC पैराग्राफ आएगा, ना किसी और केस के अंदर MURGC पैराग्राफ आएगा। सिर्फ कब आएगा? जब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट ने सारे डिस्क्लोजर दे दिए, आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, उस केस के अंदर आपका MURGC पैराग्राफ आएगा।
अब आता है सर एमयूआरजीसी पैराग्राफ के अंदर क्या आएगा। देखो अगर मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तभी आपका एमयूआरजीसी पैराग्राफ आ रहा है, तो उस एडिक्वेट डिस्क्लोजर का रेफरेंस दोगे एमयूआरजीसी पैराग्राफ के अंदर। एमयूआरजीसी पैराग्राफ के अंदर आप उसका रेफरेंस दोगे, साथ साथ बताओगे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है उन इवेंट और कंडीशन की वजह से और इसके रिस्पेक्ट में मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, ऐसा आप लिख के चलोगे। यहां पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर में क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, आपको कारो 2020 क्लोज 19 का भी रेफरेंस देना पड़ेगा, वो भी गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग बात करता है। अब आता है आपका लास्ट एसए 580। एसए 570 के अंदर वापस ध्यान रखना, सबसे पहले सर आप इवेंट और कंडीशन को आइडेंटिफाई करोगे, मैनेजमेंट के असेसमेंट को इवैल्यूएट करोगे अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है, और खुद इवेंट और कंडीशन को आइडेंटिफाई करोगे। सेकंड, आप मैनेजमेंट के असेसमेंट को इवैल्यूएट करोगे, अगर आपको इवेंट और कंडीशन मिलते हैं तो आप उसके रिगार्डिंग प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हो कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। 5 आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म नहीं किया तो असेसमेंट परफॉर्म कराओ, मैनेजमेंट का प्लान क्या है फ्यूचर को एक्शन से रिगार्डिंग, अगर कैश फ्लो फोरकास्ट बनाए तो उसको इवैल्यूएट करो, एडिशनल फैक्टर और मैटर को कंसीडर करो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करो। फिर आपके कंक्लूजन पे आया इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, बट गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है, उस केस के अंदर मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 4 डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अब आते हैं इंप्लीकेशन पे। सर अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनएप्रोप्रिएट है, एडवर्स ओपिनियन, अगर आपको लगता है गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो आप देखोगे मैनेजमेंट ने चारों डिस्क्लोजर दिए नहीं दिए, चारों डिस्क्लोजर दिए, आपका अनमोडिफाइड ओपिनियन विद एमयूआरजीसी पैराग्राफ। अगर चारों डिस्क्लोजर नहीं दिए उस केस के अंदर आपको कहीं ना कहीं क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन लिख के चलना पड़ेगा। एमयूआरजीसी पैराग्राफ के अंदर 2 चीजें आती है, एक तो आपका जो भी आपने मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दी उसका रेफरेंस दोगे, साथ में आप बताओगे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है इवेंट और कंडीशन के रिस्पेक्ट में और आपका ओपिनियन मॉडिफाई नहीं है। लास्ट में आता है आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एसए 580। जब मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है? यस। क्या सर ये आपका सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है? नहीं, क्योंकि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता तो सारे मैटर के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लेता, कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता। इसलिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नेसेसरी ऑडिट एविडेंस बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना जरूरी है? यस, इट इज ए नेसेसरी ऑडिट एविडेंस। ओके, अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको पता है रिटर्न फॉर्म में होता है, रिप्रेजेंटेशन लेटर के फॉर्म में होता है। सर कितने पीरियड का कवर करना है? जितने भी पीरियड आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रेफर है उन सारे पीरियड के रिस्पेक्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना। ओके सर, कब ऑब्टेन करूं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के बाद आपको ऑब्टेन नहीं करना, उससे पहले पहले आपको सारे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने पड़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन लेटर के फॉर्म में होता है। सर अगर मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो मैंने ऑब्टेन किया है उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट है, देखो जब भी आपको डाउट होगा तो आप क्या करोगे? सर उस मैटर को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा, कंक्लूड पे लेके जाऊंगा, उसके रिगार्डिंग आपको प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको लगता है इनकंसिस्टेंट है तो आप प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, उस मैटर को रिजोल्व करोगे। ओके सर, अगर मैंने कंक्लूड ही कर दिया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है, उस केस के अंदर आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेके चलना पड़ेगा, जो कि हम नीचे डिस्कस करेंगे। ओके सर। सेकंड, अगर सर मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड ही नहीं करती, मुझे पता है लेना है मुझे मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बट मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करी, उस केस के अंदर मैनेजमेंट को बोला मैनेजमेंट आप मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे रहे? आपने मैनेजमेंट से डिस्कस किया, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को रीइवैल्यूएट करोगे कि यार मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी तो खराब नहीं है इसलिए तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही, आप उसकी रीइवैल्यूएट करोगे, एप्रोप्रिएट एक्शन लेके चलोगे। अगर मैनेजमेंट आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देता तो एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। सर एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे क्या? आपने बोला अगर आपने कंक्लूड कर दिया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है या फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट देती नहीं है, उस केस के अंदर आप क्या एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे? उस केस के अंदर आप डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन इशू करोगे। अगर ऑडिटर कंक्लूड कर देता है कि यार रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है और या फिर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रही रिगार्डिंग ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और ऑल ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड, उस केस के अंदर आपको डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन इशू करना पड़ेगा। ये सारे एमसीक्यू पॉइंट्स हैं जो मैंने क्लास के अंदर डिस्कस किए थे, वापस मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ये था पूरा एसए 500 का रिवीजन। ध्यान से मैं वापस नेम बता रहा हूं, एसए 500 ऑडिट एविडेंस, एसए 501 जहां पे मैंने इन्वेंट्री की रिगार्डिंग बात कर रहा था, लिटिगेशन एंड क्लेम की रिगार्डिंग बात कर रहा था और वहां पे सेगमेंट इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री का आपका एग्जिस्टेंस और कंडीशन, लिटिगेशन का आपको कहीं ना कहीं कंप्लीटनेस और सेगमेंट इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात की थी। एसए 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात कर रहा था, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप ऑफ कंफर्मेशन क्या है, मैनेजमेंट अगर मना कर देती है और आपका रिस्पांस अगर आपको डाउट लगता है या फिर आपने कंक्लूड कर दिया रिलायबल नहीं है जो भी रिस्पांस आपको रिसीव हुआ है या फिर रिसीव ही नहीं हुआ या फिर एक्सेप्शन आ गया तो आपको क्या करना है। 510 के अंदर ओपनिंग बैलेंस की रिगार्डिंग बात करता हूं। ओपनिंग बैलेंस के अंदर कोई मिसस्टेटमेंट है जिसका करंट ईयर पे मटेरियल इंपैक्ट आ रहा है और आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज की रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, वहां पे प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, वहां पे आप प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑब्टेन करके उसके ऊपर रिलाय
कर सकते हो। हमने सारे केसेस को देखा था। फिर आता है 520 जो आपका एनालिटिकल प्रोसीजर की बात करता है, जैसे आपका ट्रेंड एनालिसिस, रीजनेबलनेस, रेशियो एनालिसिस, कैसे आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हो। अगर आपने जो एक्सपेक्टेशन अमाउंट डेवलप की थी और जो आपकी रिकॉर्डेड अमाउंट है उसका डिफरेंस ज्यादा बड़ा आ रहा है, आपको अप्रोप्रिएट एक्सेप्टेबल लेवल में नहीं है, तो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता था। ऐसे 50 जहां पे हमने ऐसे 530 जहां पे हमने ऑडिट सैंपलिंग की रिगार्डिंग बात की थी। ऑडिट सैंपलिंग में आपका सैंपलिंग रिस्क आता है, आपको वो कंसीडर करना पड़ेगा, नॉन सैंपलिंग रिस्क को कंसीडर करना पड़ेगा, सैंपल साइज, सैंपल डिजाइन और सैंपल कैसे आप ऑब्टेन करोगे उसके रिगार्डिंग हमने मेथड को कंसीडर किया था। फिर अगर जो आपने सैंपल ऑब्टेन किया उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, फिर आपको पता लगेगा यहाँ पे मिसस्टेटमेंट या डेविएशन है या नहीं है, उसके बेसिस पर आप प्रोजेक्ट करते हो मिसस्टेटमेंट। लास्ट में जाके अगर आपने कंक्लूड कर दिया कि रीजनेबल बेसिस ऑफ कंक्लूजन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो हमने डिस्कस किया। 540 आपके अकाउंटिंग एस्टीमेट की बात करता है, जहां पे हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करके अकाउंटिंग एस्टीमेट कहां पे यूज होगा उसके अंडरस्टैंडिंगली, मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है उसके अंडरस्टैंडिंगली, फिर उसके बेसिस पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, रिव्यू किए प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टीमेट। ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग बात करता है, जहां पे आपने अंडरस्टैंडिंगली कौन कौन से रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट से इंक्वायरी करके अपनी एंगेजमेंट टीम से डिस्कस करके आपने अलर्टनेस मेंटेन करी, कहीं और आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं है। फिर आपको जैसे ही पता लगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई है जो मैनेजमेंट ने आपके साथ डिस्क्लोज नहीं करी, या फिर कोई सिग्निफिकेंट आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई है, तो आप क्या करोगे, साथ साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ सकता है टीसीडब्ल्यूजी के साथ सिग्निफिकेंट मैटर रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी। ऐसे 560 के अंदर हमने सब्सिक्वेंट इवेंट देखे थे, अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आपको पता लगा तो वहां पे आपकी रिस्पांसिबिलिटी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अगर आपको कोई फैक्ट पता लगता है तो वहां पे आपकी नॉर्मली रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती। फिर आते हैं हम ऐसे 570 जहां पे हमने बात करा था हमारे यहाँ पे गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में, जहां पे आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में इवेंट और कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हो, या तो मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म किया तो उनसे इंक्वायरी कर लो, या फिर खुद। फिर आप मैनेजमेंट के असेसमेंट को इवैल्यूएट करते हो, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो जब भी आपको इवेंट और कंडीशन मिलता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती नहीं करती। 5 आपके ऑडिट प्रोसीजर, उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर आनी चाहिए और आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन आएगा हमने कंसीडर किया। 580 आपके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर आपको डाउट और रिलायबिलिटी के रिगार्डिंग तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड ही नहीं करता तो उस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें हमने 580 के अंदर डिस्कस कर लिया। आई होप हमने काफी अच्छे से ये रिवीजन कंप्लीट कर लिया। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे आपको फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सेकंड, अगर आपको बैच परचेस करना है जहां पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, जहां पे हमने और वहां पे लर्निंग भी करी है, डिटेल में वापस बार बार लर्न किया है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी कम टाइम के अंदर 8 to 10 डेज के अंदर आप इजीली कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपको वो बैच चाहिए तो वेबसाइट पे एनरोल कर सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सो थैंक यू गाइस।